मजबूत शुरुआत के बाद उतार चढ़ाव के बीच तेजी के साथ कारोबार करते हुए बाजार और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। और जैसा कि हम कह रहे थे कि 9:15 के बजाय 3:30 बजे ये है इंपॉर्टेंट कि आज क्लोजिंग बेसिस पर कुछ अहम लेवल को हम होल्ड कर पाते हैं, ये देखना होगा इंपॉर्टेंट। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिल्वी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो स्क्रीन पर बन रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव अभी आया, बट फिर भी गेन्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो आगे जाकर कैसी रहेगी चाल, कहां पर रखनी है आपको नजर, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। पहले तो इस समय की बड़ी बातें बताएं सर। बिल्कुल दीप, बड़ी बात यही कि दिन की ऊंचाइयों पर आने के बाद बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, जो कि आनी भी चाहिए। और दिन के दौरान 150 पॉइंट की बढ़त बनाने के बाद निफ्टी अब 18,050 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 180 अंकों की तेजी अभी भी है। 250 अंक ऊपर बैंक निफ्टी है 42,450 के आसपास, और 650 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में आपको नजर आएगा। IT 2.5% ऊपर है। TCS और इन्फोसिस के नेतृत्व में दोनों ही स्टॉक बड़ा गजब का प्रदर्शन करते हुए IT शेयरों को ऊपर लेकर जा रहे हैं। आज TCS के नतीजे आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद, और उससे पहले यहीं से मजबूती आती हुई दिख रही है। सभी सेक्टर आधा से 1.5% तक की मजबूती पर है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जो लाल निशान में दिख रहा है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। करेंसी मार्केट में भी भरपूर एक्शन है तेजी की तरफ। डॉलर 82 रुपये 50 पैसे के नीचे फिसलकर 1 महीने के निचले स्तर पर डॉलर है, ये आप देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स जरूर थोड़े ठंडे हुए हैं, 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर थे, अब मुश्किल से हरे निशान में है, 20-25 पॉइंट ऊपर। तो थोड़े डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ नीचे आने के साथ साथ हमारे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। और यूरोप के बाजार 1.25% मजबूत आपको नजर आएंगे दीप। तो ये अब तक की बड़ी बातें हैं। एब्सोल्युटली सर। तो एक बार आई थिंक जब से यूरोप खुला है तब से थोड़ी वॉलेटिलिटी बाजार में आई, थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स भी फिसले हैं। यूरोप में हालांकि हल्की ही बढ़त है, बट हमारे बाजार में हल्का गेंस गिव अप किए हैं, बट होल्ड कर रहे हैं सर गेंस। ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है। ऊपर से देखें तो सिर्फ 100 पॉइंट ही नीचे है, और ऑफकोर्स अभी भी 1% ऊपर निफ्टी है, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है। तो लेवल्स होल्ड करें, थोड़ा मुनाफा वसूली के बाद वापस ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। मतलब दीप, जो कुछ हो रहा है बाजार में एकदम परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप जहां खुलने के बाद बाजार ने थोड़ा वक्त बिताया। शुरुआती 15 मिनट में बायर सेलर की ताकत देखी, और उसके बाद समझ में आया थोड़ी खरीदारी और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कर लेना ठीक है। और उस शॉर्ट कवरिंग में यह भी योगदान था कि 700 पॉइंट शुक्रवार को बढ़ने के बाद डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर भी थे। तो ऐसा है कि फिर ऐसे में ज्यादा शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। 18,000 के पार निकलकर जब टिके तो वो शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव होती दिखी। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात दो है। पहली, आपकी तेजी स्क्रीन पर बनी, कोई आप बड़े गैप छोड़कर तेजी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जिन लेवल से बाजार को रिवर्स होना चाहिए, देखिए भूलना नहीं चाहिए आज मजबूती, इसका मतलब पिछले 3 दिन कितनी मुश्किल से निकाले हैं। जब बाजार रोज गिरता हुआ दिखा रहा है, ऐसा लगा कि अब तो ये 17,800 की रेंज को तोड़कर भी नीचे जाने को तैयार है। तो जाहिर सी बात है, फिर आप कंजेशन जोन में जब पहुंचेंगे, 18,150 शुक्रवार को कोई सोच सकता था कि दिखेगा, राइट? तो ऐसे में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना भी लाजमी है। इसलिए आज की हमारी जो सेलिंग रेंज भी यही थी, 18,140 का हाई है, 18,125 तक सेलिंग रेंज थी 18,200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो परफेक्ट लेवल से बाजार वहां से घुमा है। दूसरी बात दीप, बैंक निफ्टी की भी हम बात कर रहे थे, कहाँ बेचा जाए, ये थोड़ा कश्मकश है। लेकिन सबसे बढ़िया जगह जहां से शुरू करना चाहिए वो है 42,700, और आज का हाई आप बैंक निफ्टी में देखिए, बिल्कुल उसी रेंज से बैंक निफ्टी 42,716 से घुमा है। और जो हमारी शॉर्ट करने की रेंज है 42,675 से 42,825 की थी एग्जैक्टली, वहां से आप देखें तो करीबन 300 पॉइंट नीचे है। सो आई थिंक मार्केट एकदम परफेक्ट है। पहले सुबह सुबह एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, थोड़ी खरीदारी, ऊपर आए, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव, जिसमें भले आप चाहें तो डाउ फ्यूचर को क्रेडिट दे दें कि भाई आपकी वजह से गिरे, लेकिन डाउ फ्यूचर कोई ऐसे गिर के नहीं गिरे। 100 वाला 25 पॉइंट हो जाए तो कोई गिरना नहीं होता। लेकिन आपको भी एक अच्छे लेवल पर, ऊपर के लेवल पे जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रिगर चाहिए वो आता दिख रहा है। और यही इस मार्केट की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 17,800 के आसपास आते ही आपको ऐसे लगने लगता है कि बहुत जोर से गिरने वाला है, और 18,200 18,250 के आसपास आते ही ऐसा लगता है कि बहुत जोर से बढ़ने वाला है, और वहीं से बाजार अपनी रिवर्स चाल बना रहा है। सो एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर आए, वहां से घूमे, तो आई थिंक ठीक है। अब रहा सवाल बचे हुए समय का, जो आप बोल रहे कि रिकवरी आएगी या जो आएगी उसका उल्टा होगा। अगर आप यहां से पहले अगर 18,100 125 की तरफ देखेंगे निफ्टी को, वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। और अगर नीचे की तरफ आप बाजार को पहले आते हुए देखें 17,950 के आसपास, वहां पर खरीदारी 18,000 17,950 खरीदारी की जगह बनेगी, 18,100 18,150 बिकवाली की जगह बनेगी। तो अपने आराम से लेवल का इंतजार करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,200 42,300 के आसपास आएगा, वहां पे खरीदारी करनी है। 42,700 42,700 आएगा, थैंक यू, वहां पे लेना है। रेंज को ट्रेड करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल।
और रेंज में दोनों तरफ मौके दे रहा है। मुश्किल काम है, आसान नहीं है। जो चल रहा है उसके विपरीत सोचना, डिसिप्लिन रखना, टुकड़ों में बेचना, अलग अलग लेवल पे बेचना, अलग अलग लेवल पे खरीदना और उसके बाद स्टॉप लॉस भी रखना। मुश्किल काम है, कर सके तो ठीक है, नहीं तो फिर देख के एंजॉय कीजिए। कोई जरूरत थोड़ी है, कसम खा के थोड़ी निकले घर से कफन बांध के कि करके ही आएंगे कुछ न कुछ। तो आराम से अगर समझ में आए ट्रेंड के विपरीत लेवल्स पे ट्रेड कर सके तो करिए, नहीं तो आराम से देखिए। और सिंगल्स वाला बाजार है, सिंगल्स वाला बाजार है। हाँ, सिंगल्स में बीच में दो तीन भी बन जाते हैं, मतलब चौके छक्के नहीं, लेकिन हाँ दो तीन रन तो बन जाते हैं। आज सुबह तो अच्छे बने। हाँ, तो जो अगर आपने टाइम से पकड़ लिया चीज तो हो जाएगा, बस ठीक है। चलिए, तो लेवल्स रेंज को रिस्पेक्ट करें और थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की जब मौका मिले तो उसे गंवाएं नहीं। ये है जी की राय। थोड़ी देर में डेटा भी समझेंगे सर के साथ, एक मेहमान भी है तैयार। आइए खबरें और ट्रिगर्स जानते हैं हमारी टीम के साथ। नुपुर और साथ ही अरमान हमारे साथ तैयार है। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले रिजल्ट सीजन की शुरुआत, तो टीसीएस के आज नतीजे आने वाले, आफ्टर मार्केट आज एक्सपेक्टेशन है। कल की बात करें तो इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस, जहां पे ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट से इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा रोलिंग सेगमेंट में, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला। जैन लाइफ स्केयर, जहां पे बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर फिलहाल ये कंपनी लिस्टेड है, इसे मेन बोर्ड पर ट्रांसफर किया जाएगा बीएसई के। बॉम्बे डाइंग के खिलाफ सेबी के ऑर्डर पर सैट की भी कल सुनवाई है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। ग्लोबल से देखें तो दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जहां बाजार की नज़र रहेगी। यूएस में फेड चेयरमैन का कल एक पब्लिक इवेंट पे स्पीच होगा, तो वहाँ से जो भी निकल के आएगा उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। और जापान में भी जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर हैं उनकी स्पीच है कल, तो वहाँ भी बाजार की नज़र रहेगी। परसों वेंसडे की बात करें तो रिजल्ट से कैश से 5 पैसा कैपिटल अपने Q3 के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। ग्रुप ए से बी में दो कंपनी जाने वाली, इंडिगो रेमेडीज और धानुका एग्रीटेक, तो ये दोनों स्टॉक्स बुधवार के दिन फोकस में रहने वाले हैं। और एक्स डेट के चलते वेल्सपन एंटरप्राइजेस, जहाँ पे स्पेशल डिविडेंड है 7.5 रुपये का। जेएमसी प्रोजेक्ट जो अमालगमेशन कंपनी का हो रहा है पेरेंट के साथ कल्चरल पावर ट्रांसमिशन, उसके चलते जो शेयर्स इशू होने वाले हैं उसके भी एक्स डेट वेडनेसडे के दिन है। ओके, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, रखेंगे इन पर नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी हैं आज। जी बिल्कुल, कई सारे Q3 और दिसंबर के अपडेट भी आते हुए दिखे हैं, जिसमें JSW स्टील की अगर आप बात करेंगे वहाँ पे Q3 में ग्रुप स्टील का जो उत्पादन है वो 17% बढ़कर आया है। वहीं अगर घरेलू क्रूड स्टील का उत्पादन देखेंगे वहाँ पर भी आपको 20% की बढ़ोतरी दिखेगी। ICICI प्रू दिसंबर में जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वहाँ पर लगभग 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। और एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर भी लगभग 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। अजमेर रियल्टी, वहाँ पर Q3 के सेल्स वॉल्यूम में 19% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। हालांकि जो कॉर्पोरेट एरिया बिक्री है वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे लगभग सिर्फ 2% के आसपास की तेजी है। कैनरा बैंक, रेखा झुनझुनवाला ने बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाई है। उन्होंने Q3 में हिस्सेदारी 0.59% बढ़ाई है। उनकी हिस्सेदारी 1.48% से बढ़कर अब 2.07% हो गई है। रिलायंस कैप, यहाँ पर टोरेंट इन्वेस्टमेंट की अर्जी पर तुरंत सुनवाई नहीं है। एनसीएलटी ने कहा है कि जो अगली सुनवाई जो होनी है वो 12 जनवरी की जो है वो तारीख दी गई है। श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पे इन्होंने यूपी में गोल्ड लोन कारोबार की शुरुआत करी है और 3 साल में लोन बुक दोगुना करने का जो है वहां पर ये भी उन्होंने बताया कि वो लक्ष्य उन्होंने रखा है। एलएनटी हेवी इंजीनियरिंग कारोबार में Q3 मिलता हुआ दिखा है। डिलीवरी गुड ग्लैम ग्रुप के साथ इन्होंने करार किया है और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के लिए जो है करार करते हुए दिखे हैं। टीवीएस मोटर बांग्लादेश में मेट्रो प्लस 110 जो इन्होंने लॉन्च की है। और उसी के साथ साथ M&M की अगर बात करेंगे वहां पर भी इन्होंने थार एसयूवी का एक नया वर्जन जो है वो लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। HDFC बैंक, इन्होंने MCLR की दरें जो हैं बढ़ाई हैं। और शक्ति पंप्स की अगर इंटरेस्टिंग चीज है वहां पर उसमें प्रमोटर्स ने लगभग 1.13% हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज होता हुआ दिखा है उनकी हिस्सेदारी लगभग 54.8% से बढ़कर लगभग 56% के आसपास हो गई है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें ONGC 64 लाख शेयर्स, IDFC फर्स्ट बैंक जहां पे 11 लाख, लॉरेंस लैब 10 लाख, IOB 37 लाख, मदरसन सुमी 40 लाख और इन्फोसिस में 30 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिनके ऊपर आज एक्शन होता हुआ दिखा है और इस एक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। कुणाल जी, राकेश जी है तैयार, सुमित जी, किरण जी भी जुड़ चुके हैं, वागले साहब और सचिन जी मैदान संभाले हुए हैं और आशु जी भी आपके सामने हाजिर हैं आज के क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आइए, जब तक कि बिगुल की फरमाइश हो, एक बार जल्दी से बाजार के डायरेक्शन पर राय ली जाए आशु सर से। आशु सर, एक मजबूत रिकवरी दिखी है, हालांकि ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख रही है। 18,000 के आसपास ऐसा लेवल है जहाँ दोनों तरफ के ट्रेडर्स को या तो बहुत कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस हिला हुआ है कि ऊपर जाएगा या नीचे। बताएं सर, क्या व्यू है, क्या करना चाहिए?
अनिल जी, आपने बड़ा परफेक्टली अभी आर्टिकुलेट किया था कि 17,800 के आसपास लगेगा कि गया और 18,250 के आसपास लगेगा कि भागा, वो दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो अनिल जी, रेंज नैरो है, इस नैरो रेंज में वॉलेटिलिटी रहेगी और प्रिसाइजली जो फ्राइडे को बोला था कि एक बाउंस बैक जरूर आना चाहिए और अच्छा आना चाहिए, चाहे मंदी की भी मार्केट हो। तो अनिल जी, वो बाउंस बैक आज हमने देखा, बहुत अच्छा आया। बट 18,100 150 अनिल जी 18,100 क्रॉस करेगा ना, तब हम 18,300 की तरफ जाएंगे। आज एक बार को लगा, लेकिन वहां से एक अच्छा करेक्शन आया। मतलब आप वो जो आप कहते हैं ना कि नीचे से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर से देखेंगे तो करेक्टिव लगेगा। तो वो 18,100 अनिल जी क्रॉस करेगा तो 18,300 बनेगा। अदरवाइज अनिल जी ये इसी रेंज में रहेगा और इसी रेंज के चलते अनिल जी वो जो 17,900 18,100 का स्प्रेड बनाया था, वो प्रिसाइजली इसी वजह से बनाया था कि 18,100 तक का बाउंस लगता है और वो आज आया और अभी भी है अनिल जी। अगर और अभी नीचे जाता है तो वापस लेना चाहिए। तो अनिल जी, एक तो वो अपडेट है, सिंस आपने बात की कि वो जो हमने 28 रुपए पे बनाया था अनिल जी, वो 60 रुपए है। जो मैंने आपको कहा था 2 या 3 गुना पैसे हो जाएंगे जितने मैं लगाऊंगा। तो अनिल जी 28 के 56 2 गुना तो हो चुके हैं और टारगेट मेरा 3 गुना का भी है, लेकिन एज ए प्रूडेंट ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। इन द सेम स्पिरिट अनिल जी, एक्सिस बैंक का भी स्प्रेड था और एल&टी का भी, ये दोनों ने भी परफॉर्म किया और ठीक चल रहे हैं, दोनों स्प्रेड प्रॉफिट में है। और तीसरा स्टॉक जो रिलायंस है, जिसने निफ्टी में अच्छा स्ट्रेंथ रखा है। तो अनिल जी, निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ऊपर में जरूर बेचना है। निफ्टी अगर 18,100 क्रॉस कर जाएगा तो 18,300 भी हो सकता है और जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा अनिल जी, मुझे नया लेन नहीं करना है, मतलब नया स्प्रेड भी नहीं बनाना है। अभी हम पिछले स्प्रेड के साथ ही बने हुए हैं। एक्सिस लॉन्ग है, एल&टी लॉन्ग है और अनिल जी रिलायंस तो अच्छा है और बाकी पैनलिस्ट ने वो कवर भी किया है, इसीलिए निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिलायंस वेटेज। तो अनिल जी, मार्केट में मुझे अभी इस रेंज के अंदर कोई दिक्कत नहीं लगती है। मतलब 17,850 900 के नीचे का कोई अभी पैनिक नहीं दिखता और 18,100 150 के ऊपर का मूव भी नहीं दिखता। बट 18,100 क्रॉस करेगा तो अगला पड़ाव अनिल जी 18,300 भी बन सकता है। तो इसी के चलते अनिल जी, मतलब वही जो आप कह रहे हैं, सिंगल लेते रहिए और वही ट्रेड है अनिल जी। स्टॉक्स में अनिल जी बहुत मजा नहीं है। देखिए इंडेक्स में अनिल जी आप देखिए कितना मजा आता है, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी, 200-250 पॉइंट निफ्टी। तो इसमें अनिल जब स्प्रेड भी बनाते हैं या प्लेन वनीला कॉल या 1:1 भी किसी को करना है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा होता है, पैसे जल्दी आ जाते हैं। स्टॉक्स में अनिल जी इतना मजा नहीं आता। स्टॉक्स में मजा नहीं आ रहा और इंडेक्स भी रेंज बाउंड ही दिख रहा है। आशु सर को नजर रखिए, रिकमेंडेशन जो आ रही है आशु सर की तरफ से, देखते हैं कैसा एक्शन बना रहेगा। बट फिलहाल रेंज में ही है। जे&के बैंक, इस पर रखिएगा नजर क्योंकि ये आपको एक्शन में आ रहा है। Q3 में एफपीआईज ने यहाँ पर शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तिमाही खत्म हो गई है, काफ़ी अपडेट्स आते हैं, बिजनेस अपडेट्स तो आ ही रहे हैं, शेयर होल्डिंग अपडेट्स भी आ रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेयर होल्डिंग Q3 में बढ़ाई है एफपीआईज ने। 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो अच्छी खरीदारी हुई है। 0.82% से हिस्सा बढ़कर ऑलमोस्ट 2% पर आपके होते हुए दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ एफपीआई इन्वेस्टर्स भी 38 से बढ़कर 50 आपको आते हुए दिखे हैं। तो अच्छी खासी इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। जे&के बैंक में अपना शेयर भी एफपीआईज बढ़ा रहे हैं, डबल कर दिया है। आइए एक बार चार्ट पर राय भी ली जाए सुमित जी के साथ। सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है इस समय, 3% ऊपर जे&के बैंक। चार्ट्स पर लेवल्स बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यस, जे&के बैंक के अंदर मोमेंटम बढ़ रहा है। स्टॉक वैसे भी तेजी के ट्रेंड में है और बहुत लोअर लेवल से तो हमने इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। अभी भी लगता है कि स्टॉक में यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स पे अभी सपोर्ट बनेगा वो 53-54 रुपए के आसपास का बनेगा। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ऊपर में जो इसके इमीडिएट टारगेट बनेंगे 60 रुपए के बनेंगे। 60 रुपए का लेवल निकलने के बाद तेजी एक्सटेंड होगी और आने वाले दिनों में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 64 रुपए तक के लेवल जे&के बैंक में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें और ऊपर का मूव अभी आएगा। पोजीशन होल्ड करें और ऊपर का मूव आएगा। इंसिडेंटली हमारा बजट का सस्ता शेयर भी था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले इसे रेकमेंड किया था 12 जनवरी को, तब 40 में रेकमेंड किया था आपके बजट का सस्ता शेयर और तब हमने 60 और उसके भी ऊपर के टारगेट दिए थे। एक बार 62 का लेवल ये रिसेंटली दिखा चुका है, वहां से थोड़ा करेक्ट भी हुआ बट वापस मूव में आ रहा है। तो टारगेट तो एक पहला वाला इस पर हिट हो चुका है और भी आपको बड़ी मूव आ सकती है। रिकमेंडेड लेवल से 50% की तेजी दिखा चुका है जे&के बैंक और अभी भी अच्छे मूड में आ रहा है। एफपीआईज के भी रेडार पर रहेगा और एक साल में 50% का रिटर्न किसी भी लिहाज से बुरा नहीं है, स्पेशली लास्ट ईयर जब मार्केट में। और खास तौर से क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, 40 रुपए के स्टॉक में लोग आसानी से खरीद लेते हैं, मौका डिलीवरी लेके रख लेते हैं। जी सर, यही आप 4,000 का स्टॉक बोलो तो चाहते हुए भी मन हो कि हाँ लेना चाहिए शेयर अच्छा, लेकिन लिया नहीं जाता सर। तो 40-50 रुपए का शेयर ले लेने में थोड़ी हिम्मत हो जाती है, स्पेशली रिटेल की। माइंड सेट ये रहता है कि हाँ यार जल्दी हो जाएगा। तो चलिए, जिन लोगों ने खरीदा उनको रिटर्न्स आई एम श्योर अच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। बिल्कुल।
तो ये है आपके लिए JNK बैंक। FPIs के भी रेडार पर है ये काउंटर, इस पर रखिएगा नज़र। बट नज़र रखिए बाजार में जिस तरह से बढ़िया मूव बन रही है, L&T फाइनेंस आपको अच्छी मूव इस समय दिखा रहा है और तेज़ी से आपको ऊपर भी आते दिखा है। इनफैक्ट टॉप गेनर है वायदा कारोबार का इस समय L&T फाइनेंस, तो इस पर अच्छा एक्शन है। वागले साहब भी हैं हमारे साथ, एक बार वागले साहब से L&T फाइनेंस के चार्ट पर भी राय ली जाए। गुड आफ्टरनून वागले साहब, 90 का लेवल L&T फाइनेंस पर, अब अगली मूव क्या रहेगी सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे लगता है ये 95, 96 तक का अपसाइड दिखा सकता है 1 से 2 दिनों में। आपका 87 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर वो ब्रेक करता है तो इवन 100 तक जा सकता है अगले 2 से 3 दिनों में। तो व्यू मेरा पॉजिटिव है L&T फाइनेंस पर वागले साहब का इस समय। आज दिन अच्छा है कुछ और काउंटर्स के लिए भी। IT के तो सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, इस पर एक बार एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। बट M&M पर एक अच्छी मूव आ रही है, 3.5% ऊपर आपको M&M का चार्ट इस समय ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है, डेज हाई के आसपास ही है। किरण जी से एक बार M&M के चार्ट पर राय ली जाए। किरण जी गुड आफ्टरनून सर, M&M देखें। दीप वेरी गुड आफ्टरनून, अनिल जी आफ्टरनून। देखिए M&M का चार्ट काफी स्ट्रांग है, एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है 1200-1220 के बीच में, और उधर से ही हमने एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिला। मेरा मानना है कि ये जो मूव आज से चालू हो गई अगले 2-3 दिन चलना चाहिए और 1350 1375 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाने चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उनके लिए 1280 के नीचे के स्टॉप लॉसेस सजेस्ट कर रहा हूँ, 20-30 रुपए नीचे करंट लेवल से, पर मेरा मानना है कि अपसाइड काफी ऊपर देखने को मिल रहा है। ये M&M पर राय आपके लिए किरण जी की तरफ से। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल, सुमित जी हैं तैयार अपने सुपरहिट शेयर के साथ। जी सुमित जी फरमाएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 60 रुपए 75 पैसा, 60 रुपए 80 पैसा। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका सिंबल है इरकॉन, IRCON। इरकॉन के अंदर मोमेंटम बन रहा है, कल का हाई ब्रेक हो रहा है, इरकॉन तेजी के ट्रेंड में है। इरकॉन के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें, यहां पे फ्रेश खरीदारी करें। कल का हाई ब्रेक हो चुका है, इसके अंदर जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन रहा है वो 57-58 के पास का बन रहा है, तो 57 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा इरकॉन इंटरनेशनल में। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 66 रुपए का 66, दूसरा टारगेट बनेगा 68 रुपए का 66 से 68 के टारगेट्स के लिए इरकॉन में खरीदारी करें 57 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के। तो ये राय है आपके लिए इरकॉन इंटरनेशनल पर खरीदारी करने की सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए अगला बिगुल है सचिन जी के लिए, BTS DT वाला। जी सचिन जी फरमाएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर इंडिगो में बिकवाली करने की सलाह होगी। ये कॉल जो है हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रेकमेंड किया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर 2000-2040 के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 के नीचे ऑलरेडी इसने एक स्विंग एस्टैब्लिश कर दिया है, एंड उसी का मुझे लग रहा है एक फॉलो थ्रू एक्शन होना चाहिए। सो टारगेट होगा अराउंड 1950 का, स्टॉप लॉस आपको डेज हाई के आसपास ऑलमोस्ट लगाना है। सो 2035 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करनी है 1950 के लक्ष्य के लिए। टारगेट के लिए इंडिगो में करनी है बिकवाली, 2035 का रखें टारगेट। ये राय आपके लिए बिकवाली की आती हुई दिख रही है। आइए एक और स्टॉक है जो बड़े एक्शन में रह सकता है, और वजह ये कि कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, और वो है रेडिंगटन इंडिया। रेडिंगटन इंडिया जो कि हिंदुस्तान में एप्पल के आईफोन बेचने का कारोबार करता है, इसके लिए क्या कुछ बड़ी बातें होती दिख रही है, आइए जानते हैं आशीष से हमारे साथ इस वक्त। आशीष बताएं। सर चुनौतियां हैं इस कंपनी के लिए। दरअसल जैसे कि आपने बताया कि एप्पल के लिए ये उनके प्रोडक्ट्स को रीसेलर है, इनके डिस्ट्रीब्यूटर है। करेक्ट। तो अब एप्पल खुद बेचने जा रहा है। दरअसल काफी टाइम से तैयारी चल रही है इसकी, और अब वेबसाइट पर अगर आप देखें तो काफी सारी भर्तियों के लिए जो है इन्होंने लिस्टिंग ऑलरेडी कर दी है, और माना जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही कि मुंबई में पहला जो है एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर जो कि एप्पल की तरफ से ही ओन्ड होगा 22,000 स्क्वायर फीट का, वो खुलने वाला है। तो ये रेडिंगटन इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सर सिर्फ इतना ही नहीं, एप्पल नहीं, दूसरे भी अगर आप देखें तो जैसे टाटा समूह की भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव 500 से 600 स्क्वायर फीट के जो
एक्सक्लूसिव एप्पल प्रोडक्ट्स वाले जो स्टोर्स हैं ये खोलने के लिए देश भर में तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन अगर आप देखें तो लगातार इनका बढ़ने वाला है। वैसे अगर आप देखो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेडिंगटन सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचता है, बाकी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है। साथ में इनका क्लाउड का भी काम है, साथ डेटा सेंटर्स भी हैं इनके पास। लेकिन इनका जो मोबिलिटी सेगमेंट है, जहां से अगर आप देखें तो करीब करीब 18% के आसपास आय आती है। इस 18% में काफी सिग्निफिकेंट योगदान जो है एप्पल रखता है। इस 18% में से 27% आय जो है वो सीधे तौर पर एप्पल की तरफ से आती है। अब जैसे में एप्पल अगर पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और काफी सारी जो नौकरियों के लिए उन्होंने लिस्टिंग की है, ऐसे लग रहा है कि अग्रेसिव प्लान्स है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। आज थोड़ा सा तेज है, मैनेजमेंट से भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन सर अभी कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाया है, तो यहाँ पर भी नजर रखेंगे। थ्रेट तो है कंपनी के लिए आगे जाकर। तो ये है आपके लिए रेडिंगटन इंडिया के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, वो भी सीधा एप्पल से, जिसके प्रोडक्ट बेचते हैं उसी के। एग्जैक्टली। तो मुकाबला कैसे करेंगे फिर? बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है। बंसल जी भी ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं, मुश्किल है कि आसान है, बंसल जी जाने। बंसल जी, रेडिंगटन इंडिया पे कोई विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं अनिल जी, रेडिंगटन इंडिया पे नहीं अनिल जी, ये एप्पल पर। अनिल जी एक्चुअली एप्पल क्या कर रहा है अनिल जी, डायरेक्ट भी अपना सामान खुद बेचता है। अब उसमें क्या है अनिल जी कि जब वो डायरेक्ट बेच रहा है ना, उसमें डिस्काउंट ज्यादा देता है। वो डिस्काउंट अनिल जी एक तो रिटेलर नहीं दे पाता है, और दूसरा जैसे डीलर्स लाइक रेडिंगटन वगैरह कोई दिक्कत और आती है, जो पुरानी इन्वेंट्री अनिल जी वो बच जाती है, वो भी वापस नहीं लेते अनिल जी ये लोग, तो काफी दिक्कत होती है। आप अमूमन अनिल जी देखें, जो भी अच्छी कंपनी है, चाहे वो आईटीसी हो, लीवर हो, ग्लेक्सो अनिल जी, हमारे जैन साहब के नोवाटिस हो, किसी की दवाई भी होती है ना डंकी कंपनी की, वो भी अनिल जी केमिस्ट के पास पुराना लॉट हो वो भी ले जाते हैं अनिल जी। यहाँ अगर पुराना सामान नहीं बिकता है तो वो भी नहीं ये कंपनी वापस लेती है। और डिस्काउंट का अनिल जी अलग खेल है यहाँ पर, तो डीलर्स के लिए अनिल जी टफ है। और गोइंग एट अनिल जी इंडिया में डीलर्स के लिए और भी ज्यादा टफ देखने को मिलेगा। और अनिल जी मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो जो हमारे सेठी साहब आते हैं एमआईटी करते हैं, तो एमआईटी के पास अनिल जी जगह का नाम भूल गया मैं, वहां पे मेरी सिस्टर इन लॉ का काफी बड़ा स्टोर है मोबाइल का, तो वेरिजोना कर का जो वहां पे तो आउटलेट इनके होते हैं ना, जैसे यहाँ एयरटेल है, तो शी ऑल्सो सेल्स एप्पल के आईफोन वगैरह। तो इंडिया में आगे चल के काफी दिक्कत होगी, शी वॉज ऑल्सो टेलिंग मी। ठीक है, बंसल जी जो बोला मान ले, बंसल जी सेम चीज वही कह रहे जो आशीष, तो मतलब मुश्किल होगी। एप्पल डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट बेचता है, ऐसे रेडिंगटन के लिए थोड़ा मामला मुश्किल हो सकता है। बंसल जी, हम सब आपसे सहमत थे, असहमत होने का कोई मतलब नहीं है। बंसल जी ने एकदम फैक्ट फिगर बिल्कुल चैनल चेक के साथ बोला है। तो ये है आपके लिए रेडिंगटन इंडिया पर कुछ बेहतरीन एक्शन। आइए, इस बीच कुणाल जी और राकेश जी दोनों तैयार है चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है एचसीएल टेक, और यहाँ पे खरीदारी की राय है। और इसमें अनिल जी खास बात यह है, जिस दिन क्रेडिट स्विस ने अनिल जी यहाँ पर डाउनग्रेड करा था, इसके कुछ टारगेट्स घटाए थे, उस दिन के जो लोस थे उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को नहीं मिली आज तक। और आज इसमें एक नीट क्लीन क्लियर 1057 1060 की एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। तो जिसने भी अगर कभी कहीं पर भी इसको शॉर्ट करा होगा, तो नीट क्लीन क्लियर तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। तो एक तो शॉर्ट कवरिंग का प्रबल दावेदार, फ्रेश लॉन्ग्स का एक प्रबल दावेदार है। और टेक्निकली यहाँ पर इसको जो उछाल है 1090 1100 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, लगभग 1-1.25 महीने बाद एचसीएल टेक ने 1060 के लेवल्स को पार किया है। तो यहाँ पर कई सारी कैंडल्स को एक साथ इनगल्फ कर रहा है ये वाली कैंडल आज की। और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है कि 1125 1140 के लेवल्स आपको एचसीएल टेक में देखने को मिलेंगे। खरीदारी की राय है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लें 1045 पर, 1045 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 1090 का, इवेंचुअल टारगेट 1115 रुपए का। तो 1115 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक में खरीदारी की राय। ओके, तो एचसीएल टेक में खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। स्टॉक्स ये भी एक्शन में एक एक करके सारे के सारे आईटी स्टॉक्स आपके लिए मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। आइए, कुछ और स्टॉक्स जो मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आईटी से नहीं है, आईटी से हट कर है। पीवीआर 3% का बड़ा उछाल पीवीआर में आपको देखने को मिलेगा। एक बार जरा पीवीआर के शेयर पर राय ली जाए चार्ट्स के लिहाज से। जरा किरण जी चार्ट्स का अवलोकन करें।
बिल्कुल अनिल जी। पीवीआर का चार्ट वापस एक बार डबल बॉटम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे किया हुआ है, तो मेरा मानना है कि इधर से डाउनसाइड प्रोटेक्टेड लग रहा है। 1600 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए पोजिशनली, और मेरा मानना है कि ये जो पुल बैक है फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 1735-38 का, और उधर से इसके ऊपर अगर की क्लोजिंग मिलती है तो वापस एक बार 1850 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पीवीआर में। पीवीआर में अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर मूव दिखा रहा है। सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2235, 2235 अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एसआरएफ। एसआरएफ के अंदर सेलिंग प्रेशर है। एसआरएफ के अंदर तेजी देखने को मिला नहीं है। आज मार्केट में इतनी तेजी के बाद भी स्टॉक कल का लो ब्रेक कर रहा है। पिछले 5 दिनों से, इनफैक्ट पिछले 1 महीने से मुझे बोलना चाहिए, स्टॉक में हर बाउंस बैक में सेलिंग देखने को मिल रहा है। एसआरएफ में यहां से नीचे के लेवल देखने को मिल सकता है। एसआरएफ में ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 2260 2270 का है, तो 2270 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 2200 का, और 2200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, और 2175 रुपए तक के लेवल एसआरएफ में 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 2270 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करे 2200-2175 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है एसआरएफ बिकवाली करने की राय आपके लिए। दोनों तरफ का एक्शन हो रहा है बाजार में, और मूव अब गिरावट वाली एसआरएफ के लिए आ रही है। वीकनेस आपको बीएचईएल में भी थोड़ी बनती हुई दिखी है। जीएनएफसी आज आपको फिसलते हुए दिख रहा है। पेज इंडस्ट्रीज में भी अभी गिरावट आई है, तो रोटेशन चल रहा है बाजार में। बट एक इंटरेस्टिंग एक्शन बाजार में आपने बनते हुए देखा है, और वो है शेयरों की डिलीवरी को लेकर। जो डिलीवरी परसेंटेज होती है, जितना ट्रेड होता है उसमें से कितने शेयर्स फिजिकल डिलीवरी में जाते हैं, वो ट्रेंड आपको बढ़ोतरी वाला दिखा रहा है। इनफैक्ट साल 2022 में कैसा रहा शेयरों की डिलीवरी का ट्रेंड, ये जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, ट्रेडिंग तो चल रही है बट लोग पोर्टफोलियो के लिए भी खरीद रहे हैं शेयर्स? पोर्टफोलियो की खरीद रहे हैं। कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो दीपांशु, जैसे कि आप बता रहे थे कि 2022 में 41.4% रही है टोटल डिलीवरी का जो परसेंटेज है। 2021 की बात करूं तो करीब 39% था। 2020 में करीब 35% था। यानी अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखें तो काफी सालों के हाई पर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। लोग जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं अधिकतर, यानी 41.4% जो डिलीवरी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसके पीछे का एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि अपफ्रंट मार्जिन, जिसकी शुरुआत अगर आप देखें तो 2020 में 25% मार्जिन के लगने के साथ हुई थी, और जो सितंबर 2021 में 100% हो गया था। इसके कारण भी इसमें एक बड़ा योगदान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो अपफ्रंट मार्जिन, पीक मार्जिन रूल जो ब्रोकरेजेस की तरफ पर लगाए गए थे, इसके बाद अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट्स काफी लेवरेज ऑफर करते थे, जैसे ब्रैकेट ऑर्डर अगर आप देखें, कवर ऑर्डर हो, जहां पर लोगों को 20 गुना 30 गुना तक लेवरेज मिलता था, अब वहां पर केवल 2 से लेके 5 गुना तक का ही लेवरेज मिल रहा है। तो ये जो ट्रेडर्स हैं जो कि हैवी लेवरेज लेके इंट्राडे में ट्रेड करते थे, अब ये तो पूरी तरीके से ऑप्शन में शिफ्ट हो गए, जो कि मैं आपको पिछले हफ्ते आपको बता भी रहा था कि किस प्रकार से अगर आप देखें तो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम जो है एफएनओ के स्पेस में ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। यहाँ पर काफी बढ़िया बढ़त और करीब करीब 117% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रही है। तो ये जो जोखिम लेने वाले ट्रेडर्स हैं, ये अब एफएनओ में शिफ्ट हो गए, और यहाँ से अगर आप देखें तो लगातार बढ़त आपको एफएनओ की गतिविधि में भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो डिलीवरी जो आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मार्जिन रिक्वायरमेंट है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ा है, और साथ में जो एफएनओ की ट्रेडिंग एक्टिविटी है यहाँ पर भी जबरदस्त उछाल है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी तो बढ़ी है सर, बट ये इंटरेस्टिंग फैक्टर। अब ये किसे माने कि लोग पोर्टफोलियो के ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्जिन रूल्स हैं तो आप डिलीवरी उतना नहीं, आई मीन ट्रेडिंग उतनी नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक्स में, इसलिए आपको डिलीवरी वॉल्यूम तो दोनों ही तरफ बढ़ रहा है एक्चुअली। वैसा देखा जाए तो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है। हाँ, सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ऐसे आप देखेंगे तो नेचुरली एफएनओ में वॉल्यूम्स ज़्यादा बढ़ेंगे प्रोपोर्शनेटली, हमेशा ये रह गई। जितना एफएनओ में वॉल्यूम बढ़ेगा, और स्पेशली अब पिछले साल भर से तो पूरी की पूरी लीडरशिप ऑप्शंस के वॉल्यूम की आ गई, बिल्कुल। सो आई थिंक उस हिसाब से फिर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको मिसमैच दिखेगा, लेकिन ओवरऑल पार्टिसिपेशन दोनों ही तरफ बढ़ रहा है। ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। संकेत है जी, आइए बढ़ते आगे, अब करते हैं मुलाकात सेठी साहब से। सेठी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि शुक्रवार को बड़े गिरे पड़े मरे
ठुके हुए बाजार में आपने रिलायंस और टाटा केमिकल दो स्टॉक में हिम्मत करके खरीदारी करने की राय दी थी और कहा भी था कि लीजिए आज इस माहौल में खरीदना ठीक है, और दोनों ही स्टॉक कमाल का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। रिलायंस ने तो पूरी की पूरी लीडरशिप ली है, उसके लिए धन्यवाद, बधाई आपको। बताएं सर, आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, परसों रिलायंस को रिकमेंड किया था और मैंने कहा था बाजार की रैली को लीड करेगा रिलायंस। तो आज रिलायंस और टीसीएस ने मिलकर बाजार की तूफानी तेजी जो देख रहे हैं उसको लीड किया। तो रिलायंस और टाटा केमिकल्स दोनों में परसों जो रिकमेंड करके जो टारगेट दिए थे दोनों में टारगेट अचीव हो गए अनिल जी। आज अनिल जी दो स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर। जो आज का पहला स्टॉक है ट्रेड करता है एक दिग्गज पेपर बोर्ड और सीमेंट और पावर ये बनाने वाली कंपनियां। इनका सीमेंट का भी अच्छा खासा कारोबार है। ये जो वेस्ट या फ्लाई ऐश होती है उससे सीमेंट बनाती है। करीबन 3,28,000 टन का इनका एनुअल कैपेसिटी का सीमेंट का भी कारोबार है। फिर कैप्टिव पावर है कंपनी के पास 140 मेगावाट का, जिसमें विंड एनर्जी भी है अराउंड 35.5 मेगावाट। एक जबरदस्त कंपनी है। और बाकी अनिल जी हम देख रहे हैं जो पेपर सेक्टर है बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है। पेपर के डिमांड बहुत अच्छी है, प्राइजेस बढ़े हुए हैं। इंटरनेशनल जो पोल्यूशन कंसर्न्स की वजह से प्रोडक्शन कम है तो इंटरनेशनल भी प्राइजेस अच्छे हैं। और सितंबर तिमाही के इसके नतीजे बहुत ही दमदार थे। 111 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 4 करोड़ का पैट था। फिर इन्होंने एक नया पल्प मिल भी कमीशन किया तो उसका भी फायदा मार्जिन में देखने को मिलेगा। FIS भी बुलिश है, अराउंड 26% हिस्सेदारी रखते हैं जिसमें HDFC है, ICICI, आदित्य बिरला सन लाइफ, LIC वगैरह है। और स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता है। 230 की बुक वैल्यू के सामने आज 243-44 पे ट्रेड करता है, मतलब 1.1 टाइम्स बुक। तो उस लिहाज से भी सस्ता। मुझे लगता है पेपर सेक्टर के इस तिमाही के भी नतीजे अच्छे आने चाहिए तो इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 260 का, स्टॉप लॉस रखना है 238 रुपए का। 238 स्टॉप लॉस, 260 टारगेट, 260 के टारगेट के लिए TNPL में खरीदारी करने की राय। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक होटल स्टॉक है, कई बार मैंने हाल ही में रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स, जो अभी 79 के लेवल्स पे वापस आया है। मतलब अच्छी खासी तेजी के बाद करेक्ट होकर अब इन लेवल्स पे आया है। भारत की जो मिड प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी होटल चेन है और ओवरऑल देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है। करीबन 52 डेस्टिनेशंस में 87 होटल्स हैं इनकी। टोटल कैपेसिटी अराउंड 8,500 रूम्स की। और ये जो नया कैलेंडर ईयर है 23 उसमें 20 नए होटल्स इनके आ रहे हैं तो 2,000 रूम से इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और हमने देखा होटल सेक्टर ने भी बहुत अच्छा किया। इस तिमाही के जो नतीजे थे बहुत दमदार थे। और जो अभी दिसंबर तिमाही जो बंद हुई है उसके भी जो नतीजे आएंगे होटल सेक्टर के, मुझे लगता है बहुत अच्छे नतीजे होंगे। जिस तरह का हॉलिडे सीजन था, फिर आपके वेडिंग की जो डिमांड है उसको देखते हुए तो इनके ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, टैरिफ भी बहुत अच्छी मिल रही है। और सितंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी। 19 करोड़ का पैट आया जो पिछले साल 33 करोड़ का नुकसान था सितंबर में। तो मुझे लगता है ये जो होटल स्टॉक्स है सभी अच्छा करेंगे। और इसमें भी FIS भी अराउंड 39% स्टेक ओन करते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी नामी गिरामी फंड्स है इसमें। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 90 रुपए का और 75 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो लेमन ट्री ये है दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से 75 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है लेकिन उससे पहले नितिन जी तैयार है तो एक बार जल्दी से नितिन जी की स्ट्रेटेजी ले ली जाए निफ्टी पर। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी फरमाएं। डिस्कनेक्ट हो गया सर। क्या टाइमिंग है फोन की भी है? कनेक्ट हो गया जी। नितिन जी सुन पा रहे हैं आप? जी 18,100 की कॉल ऑप्शन 83-84 पे लेंगे। इसका सर स्टॉप लॉस होगा 55 रुपए के और टारगेट होंगे 110 रुपए। 18,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 84 रुपए के आसपास, 55 रुपए का स्टॉप लॉस, 110 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये कॉल ऑप्शन खरीदने की राय नितिन जी की तरफ से। अब 2:30 बजे की स्टोरी आइए अनिल जी के लिए। बिल्कुल सर थोड़ी बेहतर हुई है सिचुएशन। जब हमने शो की शुरुआत करी थी वहाँ से डाउ फ्यूचर्स हल्का हल्का करके ऊपर आया, 40 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 1/4% ऊपर दिख रहे हैं। कल फ्राइडे को तो ऑफकोर्स बड़ा एक्शन यूएस बाजार ने दिखाया ही था, 2-2.5% की तेजी। यूरोप में भी तेजी है 1/4% ऊपर। एशिया में हमने आधे से 1.5-2.5% तक की तेजी देखी है तो एशिया के बाजार आज काफ़ी मजबूत थे।
रुपया स्ट्रेंथ दिखा रहे सुबह से 37 पैसे मजबूत है। बस एक कच्चा तेल है जो वापस $80 के ऊपर आ रहा है, करीब 3.25% की तेजी है, बट अदरवाइज तो कंफर्ट में ही रहा है। उसके अलावा तो कोई नेगेटिव चीज इस समय स्क्रीन पर दिख नहीं रही है और बाजार भी वापस मोमेंटम में 18,075 पर निफ्टी। क्या करना है सर? 18,100 और 150 का इंतजार करना है। इस रेंज में धीरे धीरे ऊपर आए तब हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करेंगे वापस नीचे आने का। 18,000 और इसके नीचे आने पर 17,950 18,000 की रेंज में खरीदना है। बहुत क्लियर है दीप, क्यों 18,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, ये आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। और उसकी वजह ये कि 18,000 के पुट पर 1.25 करोड़ शेयर हैं, जिसमें से 72-75 लाख शेयर आज ही जुड़े, तो 18,000 आपके लिए सपोर्ट का काम कर देगा क्लोजिंग के लिहाज से। और 18,000 के कॉल्स पर भी 82 लाख शेयर है, तो जैसे जैसे आप 18,000 के नजदीक पहुंचेंगे, समझो 18,000 18,025 आ गया, तो वहाँ कॉल राइटर बैठा वो भी अपनी पोजीशन काटेगा शॉर्ट की, और साथ ही साथ ऑलरेडी पुट राइटर तो है ही जो होल्ड करने की कोशिश करेगा अपनी तेजी की पोजीशन को। इसलिए 18,000 के नीचे बंद होने की संभावना काफी कम है। डाउ फ्यूचर स्टेबल है, बहुत तेजी नहीं, बहुत मंदी। और अगर आज 700 पॉइंट शुक्रवार को बढ़ने के बाद थोड़े बहुत घट भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड 700 भी तो बढ़े हैं ना। 150-150 घट जाए तो कोई ऐसा बहुत चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन 18,000 आपके लिए बेस हो गया। ऊपर हल्की फुल्की रुकावट 18,100 के आसपास है, 84 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए 18,100-150 आज के लिए रुकावट का काम करेगा। और अगर आज क्लोजिंग आपके 18,100-125 के ऊपर हो जाए, ओ हो, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। सो अगर 18,100-125 के ऊपर बंद है तो और भी बढ़िया, 18,000 के ऊपर बंद है तो भी बढ़िया, और 18,000 के नीचे बंद है तो खराब। आज सुबह से हमने यही फॉर्मूला रखा, 18,000 से ही हम गिनेंगे कि तेजी कितनी है। सो फिलहाल ये रखें कि ऊपर में अगर अच्छे लेवल मिल जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी कर सकते हैं। जितना 18,150-125 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें उतना बेहतर। क्लियर है। बैंक निफ्टी 42,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेक और ब्रेक लेवल यही है। मजे की बात देखिए दीप, 42,500 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 32 लाख शेयर हैं, बराबर का मामला है। आज पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है 25 लाख शेयरों की, इसलिए 3 बजे तक 42,500 के ऊपर टिके रहना जरूरी है। अगर नहीं रहा तो फिर आपके लिए क्लोजिंग थोड़ी नीचे की तरफ 42,300 से 42,400 की रेंज में हो सकती है। 3 बजे तक आप 42,500 के ऊपर टिक गए तो आप 42,600 से 42,800 की रेंज में जाने की कोशिश करेंगे, और वहां पर कहीं बंद होंगे, उससे ज़्यादा अपसाइड भी नहीं दिख रही है। सो परफेक्ट रेंज है, पहले 42,600 से 42,800 की रेंज में आए वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, पहले 42,200 से 42,400 की रेंज में नीचे आए तो वहाँ खरीदिए। क्रिस्टल क्लियर लेवल है, 1000 पॉइंट की रेंज है, 42,000 से 43,000। छोटी करेंगे तो 42,200 42,400 नीचे सपोर्ट है, ऊपर 42,600 42,800 एकदम रेंज बाउंड मार्केट है। इस रेंज बाउंड मार्केट में जिस तरफ पहले पहुंचे उसके विपरीत ट्रेड लेना है अगर हिम्मत है तो, नहीं तो आराम से देखें और ये समझे मेरे लिए ये मार्केट है नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ना होगा। क्या बोलते हो? हमसे ना हो पाएगा। अगर काउंटर ट्रेड लेना नहीं आता तो हमसे ना हो पाएगा। अगर काउंटर ट्रेड लेने के लिए एक और बढ़िया काम बताता हूँ आपको जो आप कर सकते हैं। जब भी एकदम ऊपर जाए बेचने का तो हिम्मत होगा नहीं होगी, तो आशु जी को याद करके पुट स्प्रेड बनाए, ठीक है। और जब नीचे आए लेने की हिम्मत होगी नहीं, आशु जी को याद करके कॉल स्प्रेड बनाए, बुल कॉल स्प्रेड बनाए। आशु जी ठीक है? अनिल जी बहुत बढ़िया। मैं अभी मतलब आपने मन की बात छीन ली, और बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये हिम्मत नहीं होगी, वो दोनों तरफ लगेगा, एंड ऑप्शन स्प्रेड इज द ओनली आंसर। तो ऑब्वियसली मार्जिन लगता है अनिल जी, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि प्लेन वनीला मिल जाए। अनिल जी प्लेन वनीला में थीटा डिके इतना ज्यादा होता है, और अगर आप दूर की ले लो तो कुछ मिलता नहीं है, तो अनिल जी वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सौदा, चाहे जितना मर्जी हम कोशिश करें। तो अनिल जी स्प्रेड इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। परफेक्ट, बिल्कुल स्प्रेड बनाइए, बेस्ट स्ट्रैटेजी इस बाजार में, और लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, मौका आपको बाजार देता रहेगा। आइए किरण जी के पास चलते हैं, लेते हैं किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप बाय करके चलना है SBI लाइफ। इंश्योरेंस स्टॉक्स वापस एक बार मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस थी। आज SBI लाइफ ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी के जरिए ये लॉन्ग पोजीशन लेना चाहूंगा। SBI लाइफ का 1300 एट द मनी कॉल ऑप्शन जो कि अभी 27 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास मिल रहा है, वही लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 21 रुपए का रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 40 और 44, ये दो टारगेट्स आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। 40 और 44 के टारगेट के लिए SBI लाइफ का 1300 का एट द मनी कॉल खरीद कर चलें। ये रहा यार किरण जी की तरफ से। इंश्योरेंस के अपडेट्स भी आए हैं, पिछले हफ्ते हम देख भी रहे थे इंश्योरेंस स्टॉक्स बजिंग भी थे,
और वहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन बना है इंटेलेक्ट डिजाइन, जरा इसका चार्ट एक बार पुल अप करते हैं। 5.5% की तेजी है, बाकी आईटी में मूव है, सुबह इंटेलेक्ट डिजाइन की भी बात हुई थी, बट वहां से देखिए जबरदस्त एक्शन आया, स्पेशली पिछले आधे घंटे में एक बढ़िया मूव ये काउंटर दिखा रहा है। सचिन जी एक बार इंटेलेक्ट डिजाइन का चार्ट देखें, 450 के करीब इस समय आते हुए दिख रहा है, बड़ी मूव चल रही है, क्या राय है इस पर? दीपांशु, अगर थोड़ा सा ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 8 हफ्तों से ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर रेंज में ये ऑस्किलेट कर रहा है। नीचे अगर हम देखें तो 420 405 के आसपास काफी अच्छे मल्टीपल सपोर्ट्स है, एंड ऑन द हायर साइड कहीं जाकर 450 के आसपास वापस रेजिस्टेंस है। तो जब तक आई थिंक एक डिसाइसिव क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती वीकली चार्ट पे ऑन द हायर नोट, तो मुझे लग रहा है तब तक स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। एंड लेवल के हिसाब से हम भी इसे ट्रैक कर रहे हैं, 470 का मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन हो जाती है तो कहीं जाकर मुझे लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल का मौका बन सकता है, बट फिलहाल जिस तरीके से ये प्लेस्ड है मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन होगा, एंड फिलहाल तो मोमेंटम चेज नहीं करने का स्टांस होगा, एंड वेट करेंगे 470 के क्लोजिंग बेसिस के ब्रेकआउट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना पर। पेटीएम ये एक और स्टॉक है जो आज सुबह थोड़ी मजबूती दिखाता हुआ नजर आया, कुछ खबरों की वजह से। खबरें आई है इन्हें टॉप मैनेजमेंट पर काम करने के लिए एक सही उत्तराधिकारी मिल चुका है। कौन है ये उत्तराधिकारी और क्या है इनकी क्वालिफिकेशन, किस वजह से पेटीएम के शेयर होल्डर्स थोड़े से पॉजिटिव होते आज नजर आ रहे हैं, बताने के लिए तैयार है वरुण। तो अनिल जी काफ़ी सारी खबरें हैं जो मैं लेके आया हूँ। एक तो जैसे कि आपने कहा कि इनके जो नए एमडी एंड सीईओ जो नियुक्त हुए हैं वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है वो है। दूसरा, इन्होंने दिसंबर तिमाही का अपडेट दिया है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है IIAS की इनके ऊपर, जिन्होंने थोड़ी बहुत चिंता जताई है इस कंपनी पे, लेकिन सीएल से काफी बुलिश है। तो ये सब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके लिए नए सीईओ और एमडी की तलाश जो है वो फिलहाल पूरी हो चुकी है, और सुरेंद्र चावला इनको यहाँ इस कंपनी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब ये कौन है ये सबसे पहले जान लीजिएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अलग रहेगा पेटीएम से अलग, ये एक हिस्सा है खाली, एक हिस्सा है, पूरी कंपनी का एमडी सीईओ नहीं, पूरे कंपनी का एमडी सीईओ नहीं। लेकिन अनिल जी ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे पेटीएम का, ये तो हम सब जानते ही है ना। तो अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ये एक सीए है। इसके अलावा रिटेल बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो 28 साल के आसपास का अनुभव जो है वो इनको है। 12 साल के आसपास HDFC बैंक में रहे हैं, RBL बैंक में ये ब्रांच जो रिटेल बैंकिंग है उसमें हेड रहे हैं, और कहीं ना कहीं RBL बैंक में जिस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी उसके पीछे माना जाता है कि इनकी स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा ABN AMRO, स्टैंडर्ड चार्टर, ये तमाम वो बैंक है जिनके साथ ये जुड़े रहे थे। तो इसके लिए लोग मान रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए ये एक बड़ा नाम है जो सामने निकल के आया है, और इनकी अगुवाई में अब पेटीएम पेमेंट बैंक में लोग मान के चल रहे हैं कि काफी बेहतर ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरा, दिसंबर तिमाही का अपडेट अगर आप पेटीएम का देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा है। दिसंबर में कंपनी ने 37 लाख नए लोन्स बांटे हैं, 170% की यहाँ बढ़ोतरी है। डिसबर्समेंट में 330% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली, और कंपनी ने कहा कि पेटीएम सुपर ऐप जो है उसमें कंज्यूमर जो जोड़ रहे हैं ये वो सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। MTU जो है उसमें 32% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये अगली चीज है। अगली चीज अब वो IIAS की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। दरअसल आपको याद होगा जो इस कंपनी के सीईओ थे विजय शेखर शर्मा, उनको ESOPs दिए गए थे, और उसके ऊपर दरअसल इन्होंने रिपोर्ट निकाली। इनका कहना है कि जो ESOPs जिस तरीके से दिए गए हैं वो दरअसल गलत है, क्योंकि लिस्टिंग के पहले अगर आप देखेंगे तो शर्मा जी के पास करीब 14.5% के आसपास का स्टेक था। उन्होंने बाकी स्टेक अपने ट्रस्ट में शिफ्ट किया, और उसके बाद इनका स्टेक करीब 9.1% के आसपास आ गया। और सेबी का दरअसल एक रूल है, अगर 10% के ऊपर किसी के पास स्टेक होता है तो उसको ESOP नहीं मिलते। तो इनका कहना है कि इन्होंने अपनी ओवरऑल स्टेक इस तरह से कम की है ताकि इनको ESOPs मिल सके, और ये काफी गलत है, जिसके ऊपर सेबी को जांच करनी चाहिए। स्टॉक की प्राइस काफी गिर चुकी है, उसके बावजूद रेम्यूनरेशन जो है वो जस का तस है। तो इसके ऊपर भी IIAS ने सवाल उठाया है और कहा है कि सेबी को इस सारी चीजों की जांच करनी चाहिए। कंपनी का इसके ऊपर कहना है कि हमारे जो नॉन प्रमोटर्स है उनको ESOP सारे नियमों के मुताबिक दिए गए हैं, और जो रिडक्शन भी किया गया था स्टेक में वो बेसिकली नॉन प्रमोटर्स में इनको क्लासिफाई करने के लिए किया गया था। वहीं इनका कहना है कि नवंबर 2020 से 2025 तक शर्मा जी की जो सैलरी है वो सेम ही रहने वाली है, तो आप रेम्यूनरेशन पे भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। आखिरी में अनिल जी, CLSA की एक रिपोर्ट है, 650 के लक्ष्य दे रहे हैं। इनका एक जो बड़ी चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि इस कंपनी के पास जो कैश है
इसके मार्केट कैप का 25% तो कंपनी के पास कैश ही है, जो कि सबसे बड़ी बात है। और आगे इनको अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। अगले 12 महीनों में जो बोरोवर बेस है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इसके 650 के लक्ष्य जो है वो CLSS काउंटर पे दे रहा है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स आपके लिए, जिनके दम पर आपको एक्शन आज पेटीएम में दिख रहा है। रिपोर्ट भी, खबरें भी, अपॉइंटमेंट भी और न जाने क्या क्या। और बायबैक तो है ही जो सपोर्ट दे ही रहा है। हाँ। ओके, तो पेटीएम, आप में से कोई स्वेच्छा से पेटीएम पर विशेष टिप्पणी, चार्ट्स पर फंडामेंटली करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। नहीं तो फिर मेरे पास तो विशेषाधिकार है ही, मैं किसी का भी नाम लेके सवाल पूछ ही लूँगा। पहले मौका दिया जाए। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरा ये मानना है कि वर्स्ट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग पेटीएम के लिए ओवर है, तो पैनिक ना करें, जिनके पास है बैठे रहे। और अनिल जी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक मतलब कि 565 के अराउंड चल रहा है अभी, 600 रुपए के लेवल्स को टच करेगा, किस करेगा, एक बार 600 के लेवल्स आएंगे तब इसको रिव्यू करेंगे। तो पैनिक ना करें, करेक्शन आती है, नीचे में मिलता है, तो जो ऊपर का फंसा हुआ है एक बार एवरेजिंग के बारे में सोचे। तो चलिए, नीचे आप चाहें तो एवरेजिंग करने के भी सोच सकते हैं, और जल्दबाजी में बेचे ना, ये तो साफ है। यही बात हम भी लगातार करें कि अब न्यू एज ई-कॉमर्स कंपनी में हड़बड़ी ना करें। पहले नहीं की तो गड़बड़ी होगी, अब करेंगे और नीचे में बेचेंगे तो हड़बड़ी हो जाएगी। तो पहले गड़बड़ी की, अब हड़बड़ी ना करें। दो में से एक चीज़ तो रोकें कम से कम। तो चलिए, ये आपके लिए राय। आइए, इस बीच ठीक घड़ी में समय मिलाने का वक्त है, 2:45 का। मुलाकात की जाएगी भसीन साहब से। भसीन साहब, सुस्वागतम। बढ़िया है बाजार, मजबूत खुलने के बाद आराम से टाइम पास कर रहे हैं हर इंसान में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, रेंज बाउंड। बताएं सर, व्यू क्या बन रहा है और साथ ही अपडेट्स भी। अनिल जी, व्यू ये है कि कुछ इमर्जिंग मार्केट ETF की सेलिंग है, और वो 2-4 दिन से आपने देखा है 400-500 पॉइंट हम घटे भी हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं, वो 1-2 दिन में। लेकिन ग्लोबली इतनी बड़ी रैली है और इंडिया इज अंडर परफॉर्मिंग, और वो आज नहीं तो कल वो रीइंस्टेट होगी। हमने 2 बारी 17,800 आपके सामने टेस्ट कर लिया लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, और अब मुझे लगता है वी आर गोइंग टू टेक आउट दैट 18,300, 18,400 एंड प्रोसीड टू 18,500। मिड कैश में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो लेने वाला है, और इसका आपसे मेरे ख्याल IT में मैंने आपको कहा था, कोफोर्ज, रिलायंस, ये सब आपको आउट परफॉर्म करा दिए। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं जो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया वैल्यू क्रिएशंस हैं, which can be very very good plays in the month of January going into the budget. ओके सर, बताएं कौन कौन सी 2 पिक्स हैं। देखिए अनिल जी, सोने का भाव ऑलमोस्ट न्यू हाई पे आ गया, और गोल्ड लेंडर्स में सबसे बड़ा प्ले है मुथूट के पास 60,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सबसे ज्यादा मार्जिन तो उसी को होएगा जिसके पास कोलैटरल रिस्क सबसे कम है। NPS and margins will be NPS will be the lowest obviously, क्योंकि collateral price has gone to sky high, और साथ में lending capacity और बढ़ जाती है, तो book under management grows by 15%. I think Muthoot will come with superb number. 1150 से पहले मत बेचना, 1050 का स्टॉप लॉस रखिए। और अगर बाजार को बजट में कुछ आ गया सोने के ऊपर, जो बाजार गवर्नमेंट भी चाहते हैं अपने एसेट्स को बढ़ा, तो आई थिंक गोल्ड विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर, एंड मुथूट शुड बी अ ह्यूज विनर। 1150 का टारगेट है, 1050 का स्टॉप लॉस। दूसरा अनिल जी, मेरा फेवरेट है इस समय जो लार्जेस्ट विस्कोस स्टेपल फाइबर, विस्कोस फिलामेंट यार्न, केमिकल, टेक्सटाइल, इंसुलेटर, सारे में ग्रासिम, और ग्रासिम को 2-3 दिन से इसलिए पीटा है कि वीडियोकॉन वोडाफोन के वजह से। ऐसा कोई कोलैटरल रिस्क है ही नहीं, क्योंकि ग्रासिम ने अपनी बुक पे पहले ही उसको डिस्काउंट कर चुका है। I think this is a time to buy. By the way, Vodafone will not have any issues. The management will issue more capital. So ये time है to put a blue chip in your belt. 1665 रुपए में लीजिए ग्रासिम, स्टॉप लॉस ऑफ 1635, 1800 का टारगेट ग्रासिम। 1800 के टारगेट के लिए ग्रासिम पर करें खरीदारी, यह है आपके लिए भसीन साहब की राय। और साथ ही मुथूट फाइनेंस, यहां पर भी आपको करनी है खरीदारी, 1150 का होगा टारगेट। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। दोनों काउंटर्स पर आप रखें नजर रखें थोड़ा बाजार के एक्शन पर भी। स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन आपको बढ़िया होते हुए दिख रहा है। अभी हम इंटेलेक्ट की बात कर ही रहे थे, अच्छी तरह से ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट सोर्स में भी आपको एक अच्छी मूव
आती हुई दिख रही है। दोनों काउंटर्स ही रेडार पर रखें। बट टाटा कम्युनिकेशन ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। आज सुबह हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। पॉजिटिव रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, अच्छा टारगेट दिया है और उसके बाद स्टॉक भी थोड़ा एक्टिव है, अब फिर से एक्टिव होते हुए दिख रहा है। किरण जी एक बार टाटा कम्युनिकेशंस देखें सर 1350 के लेवल पे। दीप, टाटा कम्युनिकेशंस में जो मूव सवेरे आई थी वो लगभग कवर हो गई और वापस एक बार एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। 1332 का आपका कैश में स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 1 से 2 दिन देते हैं तो लगभग 1380 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। 1380 के टारगेट्स आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो हमारे फंडामेंटल रेडार पर है ही, बट रिसेंटली शॉर्ट टर्म में भी इस काउंटर पर आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिला है और मूव्स भी आपको वैसी ही आती हुई इस पर दिख रही हैं। बट एक मूव आ रही है कुछ और काउंटर पर भी, गॉडफ्रे फिलिप्स ये भी काफ़ी एक्शन में आ रहा है। रिसेंटली भी हमने देखा था ये स्टॉक मूव कर रहा था, आज फिर से मूव दिखा रहा है। कुणाल जी से एक बार चार्ट के राय ली जाए। कुणाल जी, गॉडफ्रे फिलिप्स देखिए सर 6.5% ऊपर है आज और रिसेंटली काफ़ी एक्टिव रहा है ये काउंटर। देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने इसको 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी थी और उस समय स्टॉक का भाव कोई 1350 रुपये चलता था। आज इसका भाव 2100 रुपये हुआ है और एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिली हमारी रिकमेंडेशन के बाद। तो तेजी जबरदस्त बनी है और अभी से नहीं कई हफ्तों से स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे और जिस तरह के चार्ट की स्ट्रक्चर हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट स्टॉक में आते हुए आपको दिखेंगे। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहने की राय है। नई खरीदारी की इन स्तरों पर अब राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है बिल्कुल बने रहें और ऊपर के लेवल संभव है। के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स पर आपको बने रहना है। सीजी पावर, सुमित जी एक बार इसका चार्ट देखें सर, 0.7% ऊपर है, आज 290 के लेवल पर आ रहा है और पिछले 10-15 मिनट में काफी एक्टिविटी बन रही है चार्ट पर। सीजी पावर सुमित जी। दीपांशु, इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसमें इस स्टॉक के और ऊपर के मूव देखने को मिल सकते हैं। 290 का लेवल टूटने दीजिए, उसके बाद ये स्टॉक 300 का लेवल क्रॉस करेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 275 का इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा और 290 का लेवल टूटने के बाद 300 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा, 325 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा। आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक में यहां से और मजबूती बनेगी, इसके लिए पोजीशंस होल्ड करके चले। ओके, पोजीशन होल्ड करके चलें आप सीजी पावर में। ये है आपके लिए काउंटर। एनबीएफसीज पर रखिए नजर। एल&टी फाइनेंस की तो हमने बात करी थी। एबी कैपिटल में अभी एक स्पाइक आया है और पीरामल एंटरप्राइजेस, इन दोनों काउंटर्स में पिछले 5-10 मिनट से आप थोड़ी खरीदारी देख रहे हैं। देखते हैं यहाँ से और आके ऊपर जाते हैं या नहीं। बट एक फोकस तो बनता है रियल एस्टेट पैक में भी, बिकॉज इस साल भी हम देख रहे हैं घरों की जोरदार बिक्री रहने की उम्मीद है। पिछले 2 साल से तो हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा रिवाइवल है, स्पेशली पोस्ट कोविड, जब स्टैंप ड्यूटी कट्स भी दिए गए थे, बाकी इंटरेस्ट रेट रिलीफ भी था। पर अभी भी वो ट्रेंड क्या बरकरार है और आगे सेल्स कैसी रह सकती है, इस साल का क्या ट्रेंड रहेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में अरमान के साथ। अरमान बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर कट इंडिकेशन बोल रहे हैं, वो चीज़ बोल रहे हैं कि 2023 में जो कि इस साल जो रेसिडेंशियल सेगमेंट है जो आपको तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है वो ऑलरेडी जो है वो कंटिन्यू करने वाली है। अब उसका एक तो 2-3 रीजंस है। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि 2022 की अगर आप बात करें जो कुल रेसिडेंशियल की जो बिक्री हुई है वो 2021 की तुलना में 50% से भी ज़्यादा बढ़कर आई है और अगर उसको 2014 से कंपेयर किया जाए तो भी वो 2014 के जो नंबर है उससे भी कहीं ज़्यादा है। अब 2023 में उनका अनुमान ये है कि अगर आप 2022 की बात कर रहे हैं और लगभग 3.5 लाख के आसपास जो है रेसिडेंशियल यूनिट्स बिके हैं, उनका ये कहना है कि हालांकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी 2023 में 3 लाख मिनिमम जो है 3 लाख से तो ज़्यादा यूनिट्स ये हैं बिकने ही वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे Q2 FY23 में अर्निंग्स कॉल में इन सारी कंपनियों का, सारी दिग्गज कंपनियों का अगर आप अर्निंग्स कॉल अगर सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट, तो एक चीज़ क्लियर है, वो एक चीज़ क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जो रियल एस्टेट का साइकिल है वो काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखा है और ये जो साइकिल है अभी ये काफ़ी लंबा जाना है, अभी तो शायद 1 या 2 साल ही हुए हैं। और 2022 की बात करें तो उस समय अगर आप जो लॉन्चेस हैं वो रिकॉर्ड लॉन्चेस होते हुए दिखे थे। अगर आप डिमांड के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2.5 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स लॉन्चेस होते हुए दिखे थे और उसका रीजन उन्होंने यही दिया है कि इतने ज़्यादा लॉन्चेस का कारण ही यही है क्योंकि हमको आने वाला साल भी हमको काफ़ी रॉबस्ट दिख रहा है, जहाँ पर डिमांड हमको काफ़ी बढ़िया आती हुई दिख रही है। और न्यूज़ पर व्यूज़ पर भी लगातार जो मैनेजमेंट आया है, मैक्रोटेक डेवलपर भी आया है, उन्होंने भी मैनेजमेंट ने हमें यही क्लैरिटी दी थी कि ये जो बड़ा साइकिल है अभी इसको सिर्फ 2 साल हुए हैं, ये काफ़ी बड़ा साइकिल है जिसका बेनिफिट आपको सब में देखने के लिए मिलेगा। बड़ा साइकिल आ रहा है रियल एस्टेट बास्केट के लिए और यहाँ पर आपको कई सारे काउंटर्स हैं।
यहाँ पर मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। ओके, नजर रखते हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स। ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज डेवलपर्स, मैक्रोटेक, अब तो कीस्टोन डेवलपर्स भी लिस्ट हो गया। इनफैक्ट कीस्टोन के चार्ट पर एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि आज खबर भी थी उन्होंने कुछ एक बड़ा लैंड पार्सल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है एग्जैक्टली। उसके लिए उनको लोएस्ट बिडर के तौर पर उभरे, बड़ा प्रोजेक्ट है सर। तो वो प्रोजेक्ट की खबर के दम पर आज स्टॉक 6% मजबूत है। बिल्कुल एक बार चार्ट भी चेक की जाए। सचिन जी जरा देखें, कीस्टोन रियल्टर्स रिसेंटली लिस्टेड, ज्यादा डेटा नहीं होगा आपके पास, बट आज 6% ऊपर है, 540 का लेवल इस समय। दीपांशु, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो सपोर्ट ही नजर आ रहा है अराउंड 520 के आसपास का। एंड एक जो मेजर हर्डल है जो लिस्टिंग गेन्स के बाद का नंबर है वो लगभग अराउंड 570 के आसपास का है। आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ही ऑस्किलेट होना चाहिए। ट्रेंड के लिहाज से कोई स्पेसिफिक यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, तो मे बी ये और थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। बट फिलहाल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड है, तो 520 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक प्रोबेबिलिटी होगी कि 570 के आसपास के स्विंग्स बन सके। आपके लिए कीस्टोन रियल्टर्स न्यूली लिस्टेड प्लेयर है रियल एस्टेट बास्केट का, जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर रखिए। बैंक निफ्टी पर 42,550 के पार आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है पिछले कुछ मिनटों में, लगभग 100 पॉइंट की मूव है। 3 बजे ही एकदम देखिए आप एक्शन में आया, 3 बजे के पहले 42,500 को होल्ड करके निकलने की तैयारी में दीप ये बढ़िया मजबूत हो रहा है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा यस करेगा। और डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए 75 पॉइंट हो गया, तो ये बढ़िया मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव बढ़िया स्टोरी आती दिख रही है, और ज्यादातर लोगों ने काम की है। अच्छा, हाँ, बजट को लेकर, सैलरीड क्लास लोगों को लेकर, हम जैसे लोग हैं सैलरी वाले, इस बार तो चेंज करवा दिया। आपके लिए काम की है, प्लीज, आपके लिए जरूरत है। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बस थोड़ी देर में तरुण जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकर आएंगे खबर, तो काफी लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्ट की स्टोरी है, मिस मत कीजिएगा। थोड़ी देर में जुड़ने वाले तरुण, और तब तक बाजार की तेजी को एंजॉय कीजिए। डबल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी और 350 अंक पर 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बनता हुआ नजर आ रहा है। 750 अंकों का दमदार उछाल सेंसेक्स में, वक्त की बात है। देखिए शुक्रवार को यही टाइम था जब ऐसे चेहरे लटके हुए थे सबके हाल। और शुक्रवार को आप कहते 3 बजे के बाद मूव आई थी ना, 3 बजे के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई हो तो इज्जत बच गई। अच्छा, हाँ, नहीं तो पूरी तैयारी थी, मतलब बहुत ही खराब बंद होने की। और वहां से बैंक निफ्टी तो 42,000 के नीचे ही बंद होने की तैयारी में था, तो कम से कम ठीक ठाक से बंद हो गया। आज फिर भी मामला अच्छा है, 37 पैसा रुपया मजबूत हो चुका है, 0.5% की रुपए में मजबूती आई हुई है, ये अच्छी बात है। बड़े लंबे समय बाद IT शेयरों में इतनी मजबूती, देखो TCS के पूरे 3 महीने किसी को नहीं खरीदना TCS, 3 घंटे पहले सबको लेना है। रिस्क है ऐसा थोड़ा, नहीं रिस्क तो रिजल्ट के हिसाब से तो जो भी लेके जाता है वो तो नेचुरली हाई रिस्क होता ही है, कोई डाउट ही नहीं। रिजल्ट तो रिजल्ट है, और Q3 यूजुअली सॉफ्ट रहता है, छुट्टियां भी होती है। अगर समझो रिजल्ट बहुत अच्छा, अगर कमेंट्री अच्छी कर दी तो स्टॉक को भागने के लिए भी जगह है। हाँ, क्योंकि पिटा है। और अगर कुछ भी खराब आया तो मतलब ठोकना किसको है, IT है ना। सो मतलब वो मेक और ब्रेक वाला मामला है, जो भी है TCS पूरा सेंटिमेंट सेट कर देगा बाकी। इसलिए आज निफ्टी पे कॉल लेना भी भारी पड़ेगा, क्योंकि IT का वजन बहुत है ना निफ्टी में। बैंक्स के बाद सबसे हाईएस्ट वजन वाला IT है, बिल्कुल। तो इसलिए IT कल, और दिक्कत दूसरी क्या है दीप की, मुंह बड़े देता है। रियल के बाद IT स्टॉक 5-10% ऊपर नीचे होना बड़ी बात है नहीं, तो इसलिए कल का मुंह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखो क्या होता है। बिल्कुल। TCS इस पर रखें नजर, करेंगे। तरुण भी तैयार है, आइए सर, फिर आइए एक्सक्लूसिव। ये आ सकता है बजट में, हमारी खास सीरीज जहां पर हमारे सारे रिपोर्टर्स एक के बाद एक आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बढ़िया जो कुछ संभावना है बजट में होने की वो लेकर आ रहे हैं। चलते हैं इसी कड़ी में मुलाकात करते हैं तरुण शर्मा से। तरुण, ओहो, इतनी सर्दी है तरुण, जबरदस्त, या वजन बढ़ गया? नहीं सर, सर्दी है, सर्दी है सर, एकदम मोटा मोटा। कल फिर भी मौसम ठीक था सर, आज तो बिल्कुल सर, आज सुबह से ही धूप नहीं निकली है सर, सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं आज। ओहो, क्या बात है।
तो सर्दी वर्दी में ख्याल रखें, मतलब आई एम सरप्राइज तरुण के पीछे कुछ दिख रहा है, नहीं तो जिस तरह का आजकल कोहरा है सर, जिस लेवल का कोहरा है, थोड़ा बहुत तो फिर भी पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं कम से कम। तरुण, मैंने आपके बिहाफ पे जरा दीप को प्रॉमिस कर दिया था कि तरुण आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं। अब आप जाने, दीप जाने। बताइए सर। यदि दीप सर मुंबई में यदि रेंट पर रहते हैं तो उनके लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन यदि वो उनका घर बैंगलोर पे यदि रेंट पे है, पुणे में है, नोएडा में है या हैदराबाद जैसे शहरों में यदि उनका घर यदि वो रेंट पे लेते हैं तो उनके लिए, उन लोगों के लिए और जो सैलरीड पीपल के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि जो सरकार जो विचार कर रही है वो इन लोगों के लिए विचार कर रही है, स्पेशली क्योंकि ये जो बजट है ये 2024 चुनाव से पहले एक फुल फ्लेज बजट है। तो सरकार चाहती है कि सब सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में हो, और जो अभी तक मिडिल क्लास जो है वो डिमांड करता रहा है सरकार से कि कुछ ना कुछ टैक्स इंसेंटिव उनको या टैक्स में फ़ायदा इस बजट में मिलना चाहिए। तो उसी कड़ी में सरकार एक विचार कर रही है कि जो HRA मिलता है उसमें हाल में यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बेस प्लस डीए में आप मेट्रो में रहते हैं तो ये कटौती तो जो है वो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब इसको वो 40% से 50% करने की योजना सरकार बना रही है, इस पर विचार चल रहा है। ये मुद्दा संसद में भी उठा था। संसद में तेजस्वी सूर्या जो बैंगलोर साउथ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री से करी है कि आप इस चीज़ का प्रोविज़न करें, क्योंकि अब ये जो शहर हैं जो मेट्रो सिटी से पीछे नहीं है, चाहे आप बैंगलोर की बात कीजिए, नोएडा की बात कीजिए, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद जैसे जो शहर हैं, यहाँ पे वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेंट्स भी मेट्रो सिटीज़ के बराबर हैं, और जो मेट्रो सिटीज़ की जो कंडीशंस होती हैं उसको भी ऑलमोस्ट ये सिटीज़ फुलफिल करती है। और स्पेशली यदि बैंगलोर की बात करें तो 80% जो स्टेट GDP है वो बैंगलोर से आती है। तो इस पे वित्त मंत्रालय बहुत गहन विचार कर रहा है कि किस तरीके से इस पे फैसला लिया जाए। इसके साथ साथ ये तो हुई सैलरीड पर्सन के बाद जो नॉन सैलरीड पर्सन है उनको 80 GG में एक फ़ायदा मिलता है कि यदि आपको HRA नहीं मिलता है तो आप महीने के 5,000 रुपये के से साल में 60,000 रुपये का डिडक्शन ले सकते हैं। और इस डिडक्शन को भी बढ़ाने की बात चल रही है, इस पर भी विचार वित्त मंत्रालय कर रहा है, क्योंकि अब 5,000 रुपये में इन शहरों में कहीं पे भी आपको रूम रेंट पे नहीं मिलता है, तो एक डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बजट ये एक पाथ ब्रेकिंग बजट होगा, एक टोन सेट करेगा 2024 के चुनावों की। तो इस बजट में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो लोग आम लोग अपने दिमाग में सोच रहे हैं, कि चाहे वो फार्मर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे बिजनेसमैन को PLI स्कीम्स के जरिए काफ़ी कुछ इंसेंटिव मिले हैं, लेकिन इस जो मिडिल क्लास और फार्मर इस बजट की थीम रहेगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है तरुण ने कि आम तौर पर जो भी 4 महानगर हैं वहां पर आपको जो भी HRA मिलता है तो उसमें बेसिक प्लस DA में जितना आपका HRA उसका 50% का छूट मिल जाता है। बाकी जो दूसरे शहर उसमें 40% का ही है। अब पुणे, फिर कौन सा, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस तरह के जो शहर हैं ये कौन से मेट्रो से कम है और वहाँ पे कौन सी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है? नोएडा और दिल्ली में क्या फर्क है ऐसे देखा जाए तो? नहीं है। दिल्ली का दिल्ली है तो वहाँ भी कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसी है। तो तरुण जो खबर दे रहे हैं वो ये कि भाई वहाँ पर भी आपके लिए जो छूट मिलती है उसका दायरा 50% पर आ सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और नॉन सैलरीड लोग जो हैं उनके लिए HRA में कटौती 60,000 से ज़्यादा की संभव होगी। अभी 60,000 तक की लिमिट है। तरुण बराबर है, यही है खबर पूरी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट सर। आप CA हैं, मैं आपसे कहाँ सर अरे खबर तो आपके पास है, मैं तो विश्लेषण ही कर सकता हूँ। तो खबर तो आप लेकर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया लेकर आ रहे हैं। तो तरुण बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय HRA की छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, और अगर ये होगा तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। अब तो आजकल वैसे ये बात सही है, कर ही लेना चाहिए थोड़ा। और दूसरा तरीका और है जो तरुण ने नहीं बताया, क्योंकि तरुण के पास, तरुण तो खबर बताते हैं ना, मेरा विश्लेषण है कि देखो बाकी सबको तो कर दो 50% और चारों मेट्रो सिटीज वालों का 60 कर दो, थोड़ा बढ़ा दो। महंगाई बहुत बढ़ गई भाई। करेक्ट। आजकल पुराने जमाने जो 3 साल पहले जिस दाम में किराए पे मकान मिलते थे अब थोड़ी मिलते, अब तो नहीं मिलते। तो थोड़ा उनका भी बढ़ाओ, हम
मुंबई वालों का भी बढ़ाओ, बनाना चाहिए है ना। ये भी एक दूसरा तरीका हो सकता है जहां पर थोड़ी राहत मिले। लेट्स सी क्या करती है वित्त मंत्री इस बजट में, लेकिन ये आ सकता है बजट में, ये हमारी खास सीरीज है जिसमें हमारी टीम पूरी तरह से लगी है बजट के पॉसिबल प्रोविजंस आप तक लाने के लिए। और इस बीच में हम आपके सामने लाना चाहते हैं एक वो लेवल जो देखकर आपकी आंखें एकदम चमकने लगी, 18,100 निफ्टी पर इस वक्त आप देख सकते हैं, कर सकते हैं दर्शन। 42,600 के भी दर्शन कर लीजिए बैंक निफ्टी पर। तो आखिरी आधे घंटे में जाने में बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और यही मजबूती आगे बढ़ाना चाहते हैं किरण जी एक बिगुल के साथ। किरण का कमाल। किरण जी बताएं सर। अनिल जी, एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग 9-10 ट्रेडिंग सेशंस का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, पेन एंड पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यूपीएल में। तो यूपीएल के फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। 735-36 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 730 का सॉरी एक्सक्यूज मी 730 का आपका स्टॉप लॉस होगा और कल परसों में 750 पहला और दूसरा टारगेट रहेगा 764। तो मेरा मानना है कि 2 से 3 दिन का व्यू लेके 764 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस यूपीएल में बनाने चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। या दूसरा 740 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 15 रुपए के आसपास मिल रहा है वो लेना चाहिए, 11 रुपए का स्टॉप लॉस और 24 रुपए और 28 रुपए ये टारगेट्स आपके ऑप्शन के लिए रहेंगे। तो यूपीएल खरीदारी करने की राय 730 के स्टॉप के साथ 750-764 के टारगेट के लिए। इंडेक्स फंड्स, वो फंड जो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। तो आप सोचते होंगे अरे ये कौन सा फंड है? बिल्कुल है भाई, जैसे आपका निफ्टी है, निफ्टी में अगर आपका पैसा लगाने का मन हो गया तो, सेंसेक्स है, सेंसेक्स में पैसा लगाने का मन हो गया तो, बैंक निफ्टी है उसमें पैसा लगाने का मन हो गया तो या तो आप फ्यूचर खरीदो। फ्यूचर खरीदने में फिर ऐसा होता है कि हर महीने रोल ओवर करो, प्रीमियम देते रहो। तो इसका दूसरा आसान और सस्ता सॉल्यूशन है, वो है इंडेक्स फंड्स। कई सारे, लगभग हर म्यूचुअल फंड के पास में इंडेक्स फंड होता है, उसमें आपको पैसा लगाना है। वो जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक है तो पूरे 50 स्टॉक में पैसा लगाएंगे बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी में उनका वजन है। तो जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना आपके फंड का रिटर्न आएगा, जितना घटेगा उतना कम हो जाएगा। तो आप एकदम आराम से किसी वक्त बिना फंड की एनएवी देखे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा मैंने 18,100 में लगाया था, आज 18,500, यानी कि मेरे लगभग 400 पॉइंट बढ़े। तो ये इतनी आसान सी कैलकुलेशन है और कई सारे लोगों को भरोसा नहीं होता कि शेयर चलेगा डूबेगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इंडेक्स का सबको पता है, जब से मार्केट खुला इंडेक्स चल रहा है, बंद नहीं हुआ ना होगा और बढ़ता ही बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता, कभी जल्दी बढ़े कभी कम बढ़े। और ये सारी वजह कि लोगों का इंटरेस्ट इंडेक्स फंड में हो गया है जबरदस्त। मतलब किसी पे भरोसा नहीं। अच्छा, इंडेक्स फंड में फीस भी बहुत कम लेते हैं, नहीं के बराबर फीस है, बिल्कुल, तो सस्ता भी पड़ता है थोड़ा। तो आइए, इंडेक्स फंड में पिछले 1 साल में भयंकर चेंजेस, बदलाव हुए। फंड में नहीं, मतलब फंड को पसंद करने वाले मामले में। तो 1 साल में इंडेक्स फंड में जो एसेट्स हैं, यानी जितना पैसा लोगों ने लगाया है पिछले इतने सालों में, 1 साल में डबल। 1 साल में डबल? 1 साल में डबल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो लोग इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं। कौन से इंडेक्स फंड, कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स लोगों को आ रहे हैं पसंद इंडेक्स फंड में? नुपुर तैयार है सारी डिटेल्स लेकर, बताएं नुपुर। बिल्कुल सर, वैसे मोस्ट ऑफ द रीजंस आपने बताए थे क्यों इंडेक्स फंड में इतनी ज़्यादा बढ़त हमने देखी। अगर बात करें AUM की, जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होता है इंडेक्स फंड का, वो पिछले साल 52,880 करोड़ के आसपास था और इस साल बढ़कर वो ही सेम चीज़, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.18 लाख करोड़ के आसपास ये अभी फ़िलहाल हो चुका है। तो 1 साल में अगर नई स्कीम्स की भी बात करें तो वो 62 से बढ़कर 137 हो चुकी है। और फोलियोज भी देखें तो 50% की बढ़त आपको वहाँ पर नज़र आएगी। करीबन 31 लाख पर ये पहुँच चुका है अमाउंट। साल भर में म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो भी बढ़ चुका है, 6.8% की ग्रोथ है वहाँ पर। करीबन 41 लाख करोड़ के आसपास ये अमाउंट आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि इसमें इतना ज़्यादा उछाल क्यों दिखा, क्योंकि सबसे सस्ता होता है यहाँ पे, जो एंट्री एग्जिट लोड होता है वो सबसे कम होता है। एक्सपेंस 1 पैसे से भी कम कई बार यहाँ पे देखने मिलता है। और जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है मार्केट में, जिस हिसाब से उतार चढ़ाव होता है, डायरेक्ट प्लान हो या स्कीम्स हो, यहाँ पर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आती है। तो इंडेक्स में ईजी होता है, चर्न्स कम होते हैं, फंड मैनेजर की रिस्क कम होती है। तो इसीलिए शायद निवेशकों को ये ज़्यादा फिलहाल पसंद
पसंद आ रहा है। अब निवेशकों की इक्विटी फंड में सबसे ज़्यादा उन्होंने पसंद किया है निफ्टी 50, निफ्टी इक्वल वेट 50 इंडेक्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। और बड़े निवेशकों की बात करें तो इंडिसेस और जो थीम्स है उसमें ऑटो, आईटी और फार्मा में सबसे ज़्यादा निवेश इस साल आया है। फंड हाउस ने भी कई पैसिव स्कीम्स लॉन्च किए जिसमें भारत बॉन्ड ETF का एक्सपेंस 1 पैसे से भी कम है। वहीं डायरेक्ट प्लान इंडेक्स की बात करें तो एक्सपेंस 15 से 25 पैसे के आसपास आता है और रेगुलर फंड्स की बात करें तो 25 से 50 बेसिस पॉइंट पे रहता है। ओके, तो इंडेक्स फंड्स ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और अगर आप स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी से घबराते हैं तो इंडेक्स एक सेफ ऑल्टरनेटिव भी है पैसे लगाने के लिए। शुक्रिया अनुपर ये डिटेल्स देने के लिए। बाजार का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें। आइए कैश का ऑप्शन दे रहे हैं सुमित जी। बताएं सर सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक ऑप्शन है ये। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2090 2092। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एस्ट्रल के अंदर यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो ऑप्शन के जरिए एस्ट्रल में 2100 वाला कॉल अभी CMP 5758 ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एस्ट्रल का 2100 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे लेने का सलाह रहेगा। एस्ट्रल के अंदर मेरे को लग रहा है कि इस हफ्ते के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 40 से 50 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 21-50 रुपए तक के लेवल एस्ट्रल के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 2100 का कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 45 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। यहां से एक बढ़िया मूव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो बनता है तो ऑप्शन के अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलेंगे 2100 कॉल के अंदर वो 75 रुपए से लेके 80 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। एस्ट्रल का 2100 का कॉल खरीदारी करें, 45 के स्टॉप लॉस से 75 से 80 के टारगेट के लिए। 75 से 80 के टारगेट के लिए एस्ट्रल, इस पर आपको करना है ट्रेड। ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, इनफैक्ट मूव कर रहा है अभी 2% ऊपर आपको एस्ट्रल का काउंटर आते हुए दिखाएगा। ग्रैन्यूल्स पर एक एक्शन आ रहा है, 2.5% ऊपर ग्रैन्यूल्स है और अभी अभी इस पर एक बढ़िया स्पाइक आपने आते हुए दिखा है। कंपनी की तरफ से भी लग रहा है कुछ एक्शन यहाँ पर बनते हुए दिख सकता है, बट बाजार इस काउंटर पर काफी एक्साइटेड हो रहा है। बंसल जी, ग्रैन्यूल्स का चार्ट देखें, अभी अभी पिछले 5-6 मिनट में ही एक अच्छा स्पाइक आया है सर। दीपांशु, ग्रैन्यूल्स को देखें तो आपने एक अच्छे सपोर्ट्स के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से दीपांशु आपने एक तो आइडेंटिफाई करा है, बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है और काफी बड़ा बेस 319-320 के अराउंड बना है। तो दीपांशु, एक तो टेक्निकली परफेक्ट कैंडिडेट लग रहा है शॉर्ट टर्म डिलीवरी के नजरिए से खरीदने के लिए। 320 के नीचे का दीपांशु स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली देखें तो 345-348 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है, तो ग्रैन्यूल्स में खरीदारी की राय है। और दूसरा दीपांशु, HCL टेक, TCS, रिलायंस, तीनों पे नजर रखनी चाहिए। इन तीनों के अंदर बड़ी इंटेंसिटी के बड़े रिवर्सल्स देखने को मिल रहे हैं। TCS में तो आज नतीजे हैं, तो ये BTST शॉर्ट टर्म के नजरिए से TCS, HCL टेक और रिलायंस तीनों बढ़िया लग रहे हैं। TCS, HCL टेक, रिलायंस तीनों अच्छे लग रहे हैं और HCL टेक के भी नंबर्स इसी हफ्ते आने वाले हैं, उस पर भी रखें नजर। डेज हाई पर HCL टेक भी है, डेज हाई पर आपको TCS भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। टेक महिंद्रा भी सुबह से एक्टिव ही बना हुआ है, तो IT का मूव है, बट उसके बीच में कुछ और काउंटर्स भी हैं जो मूव दिखा रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने ग्रैन्यूल्स पर ये मूव आते हुए देखा है। इंडियन होटल्स पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। एक बार सचिन जी से इंडियन होटल्स के चार्ट पर भी राय लीजिए। सचिन जी, देखें जरा इंडियन होटल सर। दीपांशु, यहाँ पर साइडवेज ही है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से 310 से लेके 320 के इसी पर्टिकुलर रेंज में ही ऑस्किलेट हो रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे तो कोई ऐसे बड़ी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक आई थिंक एक डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले नजर नहीं आएगा। सो फिलहाल तो इसे अवॉइड करना चाहिए। 320 का एक ब्रेकआउट पॉइंट है एंड ब्रेकडाउन पॉइंट 310 के आसपास प्लेस्ड है। 320 के ऊपर जाए तो बेहतर है और 310 के नीचे जाए तो और खराब। इस बीच में 310 से 320 की रेंज में नोटा, नो ट्रेड जोन आइए। लेकिन ट्रेड जोन में एक स्टॉक है, कौन सा है और ट्रेड कैसा करना है वो बताएंगे कुणाल जी और राकेश जी चार्ट कॉर्नर के बिगुल के बाद। बताएं सर।
अनिल जी बस एक ही कंडीशन अनिल जी, चार्ट कॉर्नर का पिक दे रहे हैं बट स्टॉक के आप जिस तरीके से इसमें रैली देखने को मिलेगी, ये मुझसे मत पूछेगा अनिल जी, कुणाल जी से पूछे या किसी और से पूछे ये स्टॉक इतना बढ़ेगा तो निफ्टी कहाँ जाएगा। स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे अनिल जी, इसके अंदर एक बड़ा लेवल टूटा है 2580 2585 का एक बड़ा लेवल टूटा है और काफी दिनों बाद स्टॉक को अगर आप देखें तो यहाँ पर हाई लगाने के बाद ये स्टॉक लगभग 2750 से स्टॉक करेक्ट होता हुआ आया था, एक बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा रिवर्सल बना है और टेक्निकली हम देखें तो स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड 2780 2800 की तरफ स्टॉक जा रहा है, तो इसको खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, डेली चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। रिलायंस काफी अरसे बाद इस तरह का मोमेंटम बाजार के बंदी के समय दिखा रहा है, तो खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस रखना है 2575 रुपए पर, 2575 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 2670 रुपए का, 2670 का। इवेंचुअल टारगेट 2725 का, 2725 के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी करें। ओके, तो रिलायंस 2670 2725 दो टारगेट खरीदना है आपको, और रिलायंस अगर 2725 होगा तो निफ्टी 18,250 के पार तो निकल ही जाएगा, इतना भरोसा तो हम रख ही सकते हैं कुणाल जी और राकेश जी पर। 150 पॉइंट तो चल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 18,300 के पार निकाल दे बस रिलायंस। बात यह है दीप कि ये तो निकाल देगा, कल आईटी संभालेगा कि नहीं। अगर आईटी रिलायंस दोनों मिलकर कर ले काम तो फिर बैंकिंग शेयर ज़्यादा मजबूत ना भी हो तब भी काम चल जाएगा। तो लेट्स सी कल क्या होता है, लेकिन इस बीच बैन से बेनिफिट लेकर आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष जी बताएं, बैन लिस्ट में कोई बदलाव की उम्मीद आशंका? सर है, बदलाव है, लिस्ट हो जाएगी डबल। अभी फिलहाल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आपके पास 92% चल रही है मार्केट वेट पोजीशन लिमिट, तो पक्का हो गया कि बैन से बाहर तो नहीं आएगा, कुछ दिन रहेगा। लेकिन सर एक स्टॉक है थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, जीएनएफसी। यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, करीब करीब 110% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो जीएनएफसी 95% के ऊपर है, बैन में आ जाएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बैन में ऑलरेडी है, बना ही रहेगा, तो दो स्टॉक हो जाएंगे, जीएनएफसी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आ रहा है सर जीएनएफसी। आज तो काउंट डाउन भी है, सुबह से 1.5% खुला मजबूत था, सप्लाई जोरदार 600 जाकर 580, मतलब दोनों तरफ के ट्रेड हुए हैं। इसके बैन में आने की पूरी आशंका, बिल्कुल पूरी आशंका है बैन में आने की जीएनएफसी की। इस काउंटर पर रखें नजर। एक बार किरण जी से चार्ट पर राय भी ले ली जाए। किरण जी, बैन में आने की पूरी तैयारी में, जीएनएफसी 580 का लेवल, एक बार जरा चार्ट भी देखें सर। जीएनएफसी में ऑन द हायर साइड हमेशा हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आज भी एक अच्छी खासी अप मूव देखने को मिली थी, उधर से फिसलता नजर आ रहा है। प्रैक्टिकली सारे अगर हम फर्टिलाइजर स्टॉक देखते हैं तो ऊपर से बिकवाली हावी होती नजर आ रही है, ऊपर से सप्लाई हावी होता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये 600 के लेवल निकल नहीं जाता तब तक इसमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेने की सलाह होगी। ऑन द लोअर साइड 560 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, उन लेवल्स पे अगर बाय करते हैं सपोर्ट के नजदीक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनएफसी, जहां पर आपको रखनी है नजर। कंजाई नेरोलैक, इस पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको आते हुए दिख रहा है, 4% नीचे है ये काउंटर। आई डोंट नो कच्चे तेल के रिवाइवल की वजह से आज आप इसमें वीकनेस देख रहे हैं या कुछ और कंपनी स्पेसिफिक वजह है, बट बड़ा ब्रेकडाउन इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, कंजाई नेरोलैक जरा इसका चार्ट देखें सर, 4% नीचे इस समय दिख रहा है। दिवांशु, थोड़ा सा सेलिंग है स्टॉक के अंदर, इनफैक्ट स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है। कंजाई नेरोलैक के अंदर अगर पोजीशंस अवॉइड करें, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी जब तक स्टॉक यहां से रिवर्सल लेता नहीं है और 450 के ऊपर जाता नहीं है। 450 के ऊपर इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। 400 का इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल मान के चले और 400 का लेवल टूटा तो 380 से 375 रुपए तक के लेवल कंजाई नेरोलैक में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस टाइमिंग अवॉइड करें, जो ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है वो टूटता है, उसके बाद ही इसमें फ्रेश बाइंग आएगी। 400 का लेवल टूटा तो और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कंजाई नेरोलैक, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आपको ये काउंटर दूसरी तरफ जाते हुए दिख रहा है। बाय द वे, एल&टी फाइनेंस अब 92 के लेवल पर आ गया। शो के जब हमने शुरुआत करी थी तो 90 के लेवल पर था, वहां से भी हमने देखा है इसमें एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है, थोड़ा मोमेंटम ये पकड़ रहा है। एसबीआई कार्ड्स में मोमेंटम आपको अभी अभी आते हुए दिख रहा है, पिछले कुछ मिनटों में मूव आई है एक। कुणाल जी, एसबीआई कार्ड्स देखें सर, पिछले 5-10 मिनट में कुछ हुआ है इस काउंटर में?
देखिए बड़ा अच्छा मोमेंटम नीचे के लेवल से बना है दीपांशु, और पैटर्न भी अच्छा बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तुरंत कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। अगर आपका बहुत लंबे समय का इसको होल्ड करने का इरादा हो तो बिल्कुल गिरावट में एक्यूमुलेट करें, लेकिन अगर ट्रेडिंग का इरादा हो तो थोड़ा वेट करें, एक बार स्टॉक और कुछ ताकत दिखा दे तो फिर इसमें खरीदारी की राय देंगे। थोड़ा और ताकत दिखाने दीजिए, खरीदारी की राय तब आएगी, बट डेफिनेटली एक मूव तो इस पर आपको आती हुई दिख ही रही है। चुनिंदा काउंटर्स हैं बाजार में जो आपको इस समय एक अच्छी मूव दिखाने की कोशिश में है। आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, बाजार भी एक्शन में, लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर मूव तो बाजार में बन रही है, 18,100 के ऊपर निफ्टी 250 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स 85 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % से ज्यादा ऊपर दिख रहे हैं। यूरोप में भी अच्छा एक्शन है, बस एक ही चीज है, कच्चा तेल जो अब 3% ऊपर आपको दिख रहा है, बट $80 के आसपास है, वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या करना है सर? जी देखिए, कल के लिए रिस्क बराबर है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ। एक और जहां 700 पॉइंट डाउ चढ़ने के बाद हो सकता है नेक्स्ट डे फॉलो बाइंग दिखा दे, या फिर अगर थोड़ा रिएक्शन आए प्रॉफिट बुकिंग का तो भी बड़ी बात नहीं है। इसलिए अमेरिकी बाजार कैसा ट्रेड करेंगे ठीक ठीक अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है 80-85 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ठीक ठीक अंदाजा लगा भी लें और इन TCS के रिजल्ट्स कैसे होंगे, गाइडेंस कैसा होगा, वो दूसरी बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि TCS अकेला मूव नहीं करेगा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी गाइडेंस होगा उस पर TCS के साथ साथ इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, बाकी सारे IT स्टॉक भी करेंगे। तो अगर कहीं कुछ खराब होता है, समझो TCS कुछ खराब हुआ और अगर ग्लोबल खराब हुआ तो कल मामला आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और दोनों ही अच्छा हुआ तो कल तोड़फोड़ भी मामला हो सकता है। जहां आप बंद होने जा रहे हैं 18,100 के आसपास, वहां पर आपके लिए 150 पॉइंट की गैप के साथ खुलने की रिस्क है। 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे कहीं भी आप खुल सकते हैं, और उसी को आपको हेज करना है। उससे ज़्यादा उतनी तो आपको मान कर चलनी है कि ये हो सकता है, मुझे इसके तैयार रहना है। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन के साथ जा रहे हैं 17,950 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज करें, शॉर्ट पोजीशन के साथ जा रहे हैं तो 18,250 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर लें। बैंक निफ्टी 42,600 के आसपास है, अगर आप शॉर्ट जा रहे हैं तो आपके लिए 42,800 ये आपका एक कॉल ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप अपनी शॉर्ट पर 200 पॉइंट या 43,000 का जो आपको ठीक लगे, 42,800 या 43,000 आपको छूट है। लॉन्ग पोजीशन पर जा रहे हैं तो 42,400 या 42,200 आपको छूट है, अपनी पोजीशन के हिसाब से एक ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद लें। तो हेजिंग के साथ रहें या फिर पोजीशन कम कर लें, स्पेशली अगर मुनाफे में है तो ओवरनाइट रिस्क रखने के बजाय मुनाफे को दाव पर लगाने के कम से कम पार्ट तो बुक कर ही लें, ताकि अगर आपकी पोजीशन के विपरीत बाजार कहीं खुले, कल एक गैप से ऊपर या नीचे खुलने की संभावना बनती है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि समझो ग्लोबल संकेत अच्छा है और IT से खराब आए, या IT से संकेत अच्छा है और ग्लोबल खराब हो, तब क्या करो? तो भी मामला अब IT से अच्छे आ भी गए तो भी आज 3-4% ऊपर हो गया। तो कल का मूव सुबह सुबह क्या होगा, बहुत ज्यादा अभी से अंदाज लगाने की कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। जहां आपको थोड़ा सेंसिबल दिखे वहां तो मतलब है। सो इसलिए कल का मूव आज हम अंदाज लगाने की कोशिश करने के बजाय अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन को कम करके इस हिसाब से देखने की जरूरत है कि अगर ऐसा भगवान ना करे लेकिन हो गया कि मेरे विपरीत मार्केट खुले जो सोच के जा रहा हूँ, तो मेरी रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए उस पर फोकस करें। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप ठीक ठीक अंदाजा लगा नहीं सकते, लगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आज की शाम वैसी है कि कल सुबह एग्जैक्टली क्या होगा, बहुत सारे मूविंग फैक्टर है, तो लिमिटेड पोजीशन रखिए, लिमिटेड पोजीशन रखें। ठीक है, ये है अनिल की राय। स्टे लाइट, और कल आके देखेंगे क्योंकि आज नतीजों का भी रिस्क है, देखते हैं वहां पर बाजार क्या रिएक्शन कल आपको देंगे। किरण जी के लिए बिल्कुल, किरण का कमाल है। बताएं सर। दीप, मैं ये स्टॉक लाया हूँ जहाँ पे आपकी डिस्कशन अभी हो चुकी है और बहुत ही शानदार स्विंग टॉप तोड़ते नजर आ रहा है, L&T FH। इसमें मैं ऑप्शन के जरिए रणनीति समझाना चाहता हूँ। इधर रिवॉर्ड्स लगभग हर लॉट के ऊपर 14,000 के ऊपर आएंगे और रिस्क है 4,500 के आसपास, 4,500 रुपए के पास। तो मेरा मानना है कि 95 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी आपको मिल रहा है लगभग ₹2.20 के आसपास, यही लेने की सलाह है।
₹1.60 पे आपका स्टॉप लॉस होगा और मेरा पहला टारगेट ₹3.40 देखने को मिल जाना चाहिए। 1 से 2 दिन का वक्त देना चाहिए। जिस तरीके से डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बाइंग देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ जो स्विंग टॉप तोड़ दिया है, मेरा मानना है कि ये स्टॉक 96, 97 की ओर चलता नजर आएगा और ये अगर टारगेट्स हासिल होते हैं तो मेरा कॉल ऑप्शन जो है वो ₹3.40 के आसपास के टारगेट्स कैजुअली अचीव करता नजर आ जाएगा। L&T फाइनेंस होल्डिंग ₹95 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आउट ऑफ द मनी का ₹2.20 में, ₹1.60 का स्टॉप लॉस, ₹3.40 के टारगेट। आइए बाजार बंद हो उससे पहले एक और बिगुल की फरमाइश वागले साहब की तरफ से, वागले का वंडर। ओहो, शो समाप्त होने के पहले वागले साहब का बिगुल, नहीं तो आज तो शो सुना सुना रह जाता। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी के तौर पे एसबीआई लाइफ जो किरण जी ने ऑलरेडी जिसके बारे में जिक्र किया है, मुझे एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिखाई देता है। 1308 1309 का करंट भाव है, इसको लेके चले। एक ₹10 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1297 का स्टॉप लॉस होगा, 1297 का ₹1 नीचे। 1340 से 1350 तक के लेवल मुझे कल के दिन में दिखाई देते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए एसबीआई लाइफ, जिस पर आप खरीदारी करके जाएं। कुछ ना कुछ एक्शन इसमें चल ही रहा है। शो की शुरुआत में भी हमारे रेडर पर आ रहा था, किरण जी ने भी 1300 की कॉल खरीदने की राय दी है और अब वागले साहब आपको कह रहे हैं 1340 1350 के टारगेट्स की खरीदारी करके जाएं। बैंक्स में भी अच्छा एक्शन रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके भी चार्ट पर एक बार राय लेनी है। सचिन जी जरा बताएं कोटक महिंद्रा में क्या करना है। दीपांशु, यहाँ पर प्राइस एक्शन काफी कंसील्ड रही है प्रीवियस डे स्विंग रेंज में, तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर एक हर्डल है 1840 के आसपास का, एंड नीचे जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 1800 के आसपास का है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप होगा। एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एस्टैब्लिश होने दीजिए एंड उसके बाद कुछ पोजीशन ली जा सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर बायस पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए, बिकॉज अगर हम इसका डेली आरएसआई देखें तो वहां पर एक काफी दिनों से पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो इनकेस अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 1840 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है 1880 के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए कोटक बैंक, जिस पर आपको रखनी है नजर। इंडसइंड बैंक, कुणाल जी एक बार इसका भी चार्ट देख लें। आज इस पर भी अच्छी मूव आई है, ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर क्लोजिंग में जा रहे हैं इंडसइंड बैंक। बिल्कुल दीपांशु, अच्छा मोमेंटम बना है और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी के भी 30 मिनट चार्ट पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो मुझे लगता है कल भी बैंक्स में आपको तेजी बनते दिखेगी। इंडसइंड बैंक में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, मुझे लगता है कल भी ये स्टॉक नए लेवल्स को छुएगा, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है ₹515, ₹516। स्टॉक का नाम है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका सिंबल है केईसी। केईसी के अंदर मोमेंटम बन रहा है। केईसी यहां से ब्रेकआउट दिखा रहा है। रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। फरवरी 2022 के लेवल्स पे ये आ चुका है, यानी ये स्टॉक अब यहां से आने वाले दिनों में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। केईसी के अंदर जिन्होंने पोजीशंस बनाए हैं होल्ड करें, क्योंकि आज स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और क्लोजिंग सेशन में ये डेज हाई के पास ही क्लोज दे रहा है। तो आने वाले दिनों में केईसी के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ₹530 का इसका पहला टारगेट बनेगा, ₹550 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है ₹503, ₹504 के पास है। 504 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के केईसी में खरीदारी करें। 530, 550 ये लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में केईसी में देखने को मिल सकता है। ओके, तो 504 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 530, 550 के टारगेट केईसी इंटरनेशनल, ये है काउंटर आपके लिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा है बाजार के लिए, अच्छे संकेत आ रहे थे। सुस्त शुरुआत के बाद बाजार ने अच्छा मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई और फिर आखिरी 1-1.5 घंटा काफी एक्शन पैक्ड रहा है। एंड ऑफ डे 18,100 के करीब निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार और बैंक निफ्टी 350 पौने 400 पॉइंट की मूव के साथ 42,550 के आसपास क्लोज हो रहा है। आईटी, मेटल्स, ऑटो, बैंक्स, यहां से बाजार को अच्छा सहारा मिला है। वैसे ब्रॉड बेस्ड मूव ही आई है, काफी सारे सेक्टर्स ने आज अच्छी पार्टिसिपेशन दिखाई है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी आपको बढ़िया मूव दिखी है। टॉप गेनर M&M 3.5% पे ऊपर। नतीजों से पहले टीसीएस काफी एक्टिव 3% ऊपर। एसबीआई लाइफ अच्छी मूव दिखा रहा था। इंडसइंड
कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन चारों दिग्गज बैंक्स में भी आपने खरीदारी देखी है। टेक महिंद्रा सुबह से ही बजिंग है। विप्रो, इन्फोसिस में भी आप खरीदारी देख रहे हैं। एचसीएल टेक भी आपको एक्टिव दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर, इसने निफ्टी को अच्छा सहारा दिया है। यूपीएल में मूव आई है। एचयूएल भी आपको एक्शन दिखा रहा था। टाटा मोटर्स, एलएनटी, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, सिप्ला, नेस्ले, सन फार्मा, एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी, डिवीज, यहां पर भी खरीदारी रही है। इनफैक्ट सिर्फ 6-7 स्टॉक्स हैं जो नीचे बंद हो रहे हैं। टाइटन अपडेट के बाद 2% नीचे, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, ग्रासिम, ब्रिटानिया, मारुति और बजाज फाइनेंस, यहां पर आपको थोड़ी वीकनेस दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो अगेन काफी सारे काउंटर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखे ट्रेड में। 6% ऊपर फाइनेंस, इसकी अभी बात भी चल रही थी। परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स, ये सारे के सारे मिड कैप आईटी काउंटर्स काफी एक्टिव रहे। उसमें आप एलटीआई, माइंट्री भी जोड़ लीजिए। मणप्पुरम और मुथूट दोनों में अच्छी खरीदारी दिखी है। हिंदुस्तान कॉपर के दाम 6 महीने की ऊंचाई पर है। इसके अलावा नैल्को सुबह से एक्टिव रहा है। भारतीय एयरटेल काफी एक्टिव बन रहा था। ग्रैन्यूल्स में क्लोजिंग शो में अच्छी एक मूव आई। श्रीराम फाइनेंस, पीवीआर, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, नवीन फ्लोरिन, चोला इन्वेस्टमेंट, संवर्धना मदरसन और कमिंस, यहां पर भी पॉजिटिविटी दिखी। गिरावट वोडाफोन आइडिया 6% नीचे, वायदा कारोबार का टॉप लूजर। ट्रेंट और टाइटन, जीएनएफसी वायदा कारोबार के बैंड में आने की तैयारी में। सिटी यूनियन बैंक, एचपीसीएल, एबी फैशन, आईसीआईसीआई प्रू, यहां पर वीकनेस रही। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी कमजोर था। गोदरेज कंज्यूमर, वर्लपूल, हैवेल्स और डाबर, यहां पर भी आपको गिरावट आती दिखी। कैश मार्केट, कई सारे एक्टिव काउंटर्स थे। बीसीआई इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे, सीधा सर्किट भी इस काउंटर ने लगाया है। इसके अलावा बढ़िया मूव आपने बनती देखी केसी इंटरनेशनल पर, गॉडफ्रे फिलिप्स, एथर इंडस्ट्रीज, इरकॉन, कल्याण ज्वेलर्स, जिसके अपडेट आए थे। मैक्स हेल्थ केयर, तेजस नेटवर्क्स और एजिस लॉजिस्टिक्स, इस पर भी अच्छी मूव आई। अनिल 18,100 के थोड़ा नीचे ही क्लोज होने के लिए तैयार दिख रहा है निफ्टी, बट अच्छी मूव। और 42,550 मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात नहीं है। और 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने को तैयार है, तो क्लोजिंग ठीक मिली है 3 दिनों के बाद। पिछला सोमवार भी अच्छा था, ये सोमवार भी अच्छा है, तो मंडे ब्लूज नहीं होते, कम से कम ये अच्छी बात है। आइए फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले आज शाम के आयोजन के बारे में आपको बता दें कुछ खास आज के हमारे कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम जो है बंसल जी जैसे लोगों के लिए है। बंसल जी है और तो क्या, हाँ बंसल जी, ओके। बंसल जी ध्यान से सुनिएगा, आप ही के लिए। ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं चौकन्ने हो जाए। मतलब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोटीन वोटीन तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से आपको चौकन्ना कर रहे हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि फसाई ने खुलासा किया है कि बाजार में बिकने वाले करीब 15% प्रोटीन पाउडर दोयम दर्जे के होते हैं और ये किडनी, लीवर और हार्ट को कर सकते हैं बीमार। शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। घटिया डाइटरी सप्लीमेंट्स कैसे हमारे शरीर को पहुंचाते हैं नुकसान, और कैसे आप तय करें, पता करें, पहचान करें कि नकली कौन सा है, असली कौन सा। आज का हमारा जो टाइटल है, नकली सप्लीमेंट्स का असली संकट। 2 खास मेहमान महेश जगड़े साहब होंगे जो कि पूर्व एफडीए कमिश्नर है महाराष्ट्र के। डॉक्टर पूजा खोसला जी होंगी जो सीनियर फिजिशियन है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। और प्रणय जैन, फाउंडर बॉडी फास्ट, ये जिम विम चलाने वाले हैं। इन तीनों से करेंगे हम बातचीत और मुलाकात, भाई नकली सप्लीमेंट से कैसे बचा जाए। विशेष टिप्पणी बंसल जी। नहीं अनिल जी, पहले तो ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी। नकली सप्लीमेंट तो छोड़े अनिल जी, मैं तो असली सप्लीमेंट के भी खिलाफ हूँ अनिल जी। अच्छा। किडनी विडनी पे अनिल जी फर्क पड़ता है। अगर कोई सप्लीमेंट ले रहा है तो अनिल जी फिटनेस ट्रेनर नहीं, डॉक्टर की सुपरविजन अनिल जी, डॉक्टर से पूछ के उसके बाद अपना जो भी क्रेटिनिन, जो ब्लड के टेस्ट वेस्ट होते हैं प्रॉपर कराना चाहिए अनिल जी। और अनिल जी एक डिस्क्लेमर है अनिल जी, मैं जिम में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करता हूँ, फोटो, अच्छी सी टी शर्ट, ट्रैक पहनता हूँ अनिल जी, जूते पहनता हूँ, ब्रीद इन करता हूँ और फोटो खिंचवाता हूँ। और तीसरा अनिल जी, वो भी मेरा बंद हो रखा है जब से आपने वो एक शो करा था ना कानपुर में, 12-13 लोग मर गए हार्ट अटैक से। हाँ। तो अनिल जी उस दिन से मुझे सर्दी बहुत लग रही है, तो मैं जिम भी नहीं जा रहा। तो रोज अनिल जी मतलब कि मैं आपको याद करके सोता हूँ कि अनिल जी ने बोला था। और ये अनिल जी फैक्ट है, थर्सडे तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। थर्सडे के बाद अनिल जी शुरू करूंगा मैं, तो उसके भी जिम्मेवार आप हैं अनिल जी। नहीं बिल्कुल आराम से, सर्दियों का मौसम है, ये भी निकल जाएगा। सर्दी वाकई में ज़्यादा है, इस वक्त शरीर का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल आप घर पर रहें, और जरूरी तो है नहीं जिम में, घर पे कर ले एक्सरसाइज, योगा वोगा करने के लिए तो घर में कोई दिक्कत ही नहीं है। और आई एम श्योर बंसल जी के घर पे वो सारी सुविधाएं तो होंगी ही। कुणाल जी भी आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। जी कुणाल जी बताएं बंसल जी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
अनिल जी देखिए, मैंने इनको कहा था कि आप गाजर का हलवा खाइए, छोले भटूरे खाइए, उससे अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। अनिल जी सही जवाब। आप चाहें तो ट्विटर पर पोल करा लीजिए अनिल जी। 100% आई कंप्लीटली एग्री, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और सर्दियों में नहीं खाएंगे अभी तो कब खाएंगे? ये तो बिल्कुल सही समय है। और आप तो 0 डिग्री में खा सकते हैं, हम तो क्या है यहाँ पे, हम चाहें तो हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, सर्दियाँ ही नहीं होती मुंबई में। तो जहाँ सर्दियाँ हैं वो सर्दियों का खाना ज़रूर एंजॉय कीजिए। और अगर फिर भी लगे तो जैन साहब से फ़ोन करके पूछ लेना, 10-12 डिश तो वो बता देंगे क्या क्या खानी चाहिए। आइए बढ़ते आगे। और लंबे समय के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में हुई है बढ़ोतरी और अब इनमें निवेश करना थोड़ा बेहतर हो गया है, आकर्षक हो गया है। पर क्या निवेश जो भी आप इन स्कीम्स में करते हैं टैक्स कटने के बाद और बढ़ती हुई महंगाई को देखकर वाकई में फायदेमंद है या नहीं? तो आज हम बताएंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए फायदे वाले विकल्प। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको पैसा लगाना है, रिस्क कम लेनी है, रिटर्न आपका ठीक ठाक आता जाए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो सारे सीनियर सिटीजन्स आज जरूर जुड़े। छोटी बचत बड़ा मुनाफा, शाम 6:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम। साथ देंगे अनिल चोपड़ा साहब, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल, और फिरोज अजीज साहब, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ से जुड़ेंगे हमारे साथ। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन में जोशीमठ में दरारें आने के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। पीएम ने हाई लेवल की बैठक करके हर मदद का आश्वासन दिया है। इंडिया 360 डिग्री में आज हम बताएंगे कि जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, और साथ ही एक्सपर्ट से ये भी जानेंगे कि बचाने के लिए और क्या किया जा सकता है। तो आइए, हमारी आज की कवर स्टोरी है जोशीमठ की आह, आगे की राह। अगली स्टोरी, अगर आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं है तो भी सतर्क हो जाएं। पीने से मतलब समझ तो गए होंगे आप। हाँ, फिर से पढ़ लूं, जिन लोगों ने सोचा होगा कि ये टॉपिक तो मैं कभी पढ़ूंगा नहीं, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी लोग ये गजलें सुन सुन के भी इंस्पायर हुए थोड़ी थोड़ी पिया करो टाइप्स, तो सतर्क हो जाए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। WHO का मानना है कि ऐसी कोई भी सुरक्षित मात्रा है ही नहीं जो आपकी सेहत को प्रभावित ना करे। यानी कि अल्कोहल की एक बूंद भी आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, और इससे कैंसर होने के खतरे भी बढ़ते हैं। आज इसी रिपोर्ट का होगा पूरा विश्लेषण। थोड़ी थोड़ी भी मत पिया करो। तो ये है हमारा आज का एक और कवर स्टोरी जो आपके लिए। इस पर आप सब लोग आराम से निश्चित होकर बैठे। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक सलाह दूंगा। शाम वाला, रात का 8 बजे वाला बुलेटिन जरूर देखें WHO की रिपोर्ट पर। आइए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी, आशु सर और वागले साहब का भी आज हमारा साथ देने के लिए। लिफाफा लेवल पर आई है क्लोजिंग। सुमित जी को प्रसन्न करने के लिए 18,101 पर बंद हुआ है निफ्टी, और बाकी बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी रही 393 पॉइंट की, और साथ ही साथ सेंसेक्स मजबूती के साथ बंद हुआ है 846 पॉइंट। समाचार समाप्त हुए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।